तो ये हमारे जीने में, मानव के जीने में जो 7 संबंध होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहिए। एक सामान्य परिचय हम लोगों ने लिया। इन संबंधों में कुछ भाव भी रहते हैं। इनको अपेक्षा के रूप में भी देख सकते हैं तथा भाव के रूप में भी देख सकते हैं। ये भाव उन संबंधों में हमको अनुभव में आते हैं। जैसे विश्वास एक भाव है, तो विश्वास का अनुभव रहता है। फिर कई बार हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हम विश्वास से ही प्रारंभ करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये व्यक्ति ठीक है। फिर जैसे जैसे उनके साथ कुछ व्यवहार, कोई इंटरेक्शन, आगे की जो भी लेन देन, ये सारी चीजें होती है, तो शनै शनै उस विश्वास की पुष्टि होते हुए हम देख सकते हैं। फिर हम कहते हैं कि इस व्यक्ति को मैं कई वर्षों से जानता हूँ, मुझे इस व्यक्ति पर विश्वास है। तो जब भी वो व्यक्ति हमारे सामने आता है, वो भाव सहित ही हमको वो व्यक्ति दिखता है। वो व्यक्ति और वो भाव अलग नहीं है। तो हम ये देख सकते हैं कि जब हमने ट्रस्ट या विश्वास के बारे में बात किया था, सर्वप्रथम जब संबंध के बारे में चर्चा की थी, तब हमने ये कहा था कि प्रत्येक मानव के प्रति हमको विश्वास का भाव रहता ही है, या हम वो चाहते हैं। क्योंकि प्रत्येक मानव के प्रति जब मैं विश्वास नहीं रहता हूँ, तब मुझ में ही अंतर विरोध या पीड़ा का कारण बनता है। जब मैं उसके साथ जीने जाता हूँ, तो उसके योग्यता के अनुसार मैं उस व्यक्ति के साथ कार्यक्रम बनाता हूँ। तो किसी समय में हमको योग्यता पर भी विश्वास हो जाती है। जैसे एक छोटे बच्चे का ही हम ले, तो जैसे हम अपना ही संतान होता है, तो हम उस पर विश्वास तो करते ही हैं, संतान भी हम पर विश्वास करता है। परंतु उनके योग्यता के अनुसार हम उनको कार्य देते हैं। फिर 5 साल के बच्चे को हम ये नहीं बोलेंगे कि मुझे चाय बनाकर दो, 15 साल के बच्चे को हम बोलेंगे नहीं, चाय बनाकर दो। इसलिए दिखता है कि विश्वास कई जगह जो है प्रभाव में रहता है। विश्वास को स्थापित मूल्य कहा है। तो मूल में मेरा मानव के प्रति विश्वास रहता है। फिर किसी व्यक्ति के मूल चाहने पर, उसके मानव होने के नाते मेरा उस पर विश्वास रहता है। फिर किसी व्यक्ति के विद्वता पर हम विश्वास करते हैं, किसी के व्यवहार पर विश्वास करते हैं, किसी के वचन पर विश्वास करते हैं। और यदि एक लंबी हमारे पास उसकी हिस्ट्री है, एक इतिहास है कि जैसा वो व्यक्ति बोलता है वैसे ही करता है, तो वो विश्वास धीरे धीरे स्थापित हो जाता है या स्थायी हो जाता है। किसी दिन वो उस विश्वास का जब उल्लंघन होता है, तो हमको बड़ा खराब लगता है, बहुत ही दुख लगता है। तो हमको लगता है कि जो विश्वास है उसका घात हुआ, तो इसका नाम है विश्वासघात। विश्वासघात के लिए परिभाषा दिया है दर्शन में, अपेक्षा से विपरीत आचरण। अब ये एक अलग मुद्दा है कि हमारी अपेक्षा सही है या गलत है, क्योंकि हो सकता है हमारी अपेक्षा ही गलत हो और उसका उल्लंघन हो गया हो, तो फिर हमको लगता है कि विश्वासघात हो गया। दूसरा है कि हमारी अपेक्षा सही थी, परंतु उस व्यक्ति की योग्यता ही नहीं थी, तो भी हमारा ही विश्वास गलत साबित हुआ। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के योग्यता को मैं ठीक से आकलित नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से विश्वास को हम प्रतिदिन की जीने में देख सकते हैं। और ये विश्वास का जो फैलाव है, इसका जो होना है, ये मानव के साथ संबंधों में ही हमको दिखेगा। तो विश्वास एक स्थापित मूल्य के रूप में है, इसको स्थापित मूल्य कहते हैं, है ना। और ये फाउंडेशन वैल्यू भी है प्रत्येक संबंध का। तो जो हमारी अपेक्षित व्यवहार है, विचार है, कार्य है, ये सारे के आधार पर एक व्यक्ति के साथ विश्वास बनता है। तो कई बार जैसे अभी पेपरों में कम से कम पढ़ने में आता है, या है ना, पिक्चरों में दिखाते हैं जिसको मूवी कहते हैं, सिनेमा में, एक पति पत्नी के बीच विश्वास बहुत एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। तो यदि दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष कोई ऐसा कार्य या कोई ऐसी चीज करता है जो उस विश्वास का उल्लंघन करता है, तो उसमें बड़ी पीड़ा होती है।
फिर एक पक्ष को लगता है कि हमको विवाह होके बस 10 वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए, 40 वर्ष हो गए, तुम ऐसा कैसे कर सकते थे, बिना मुझे बताए तुम ऐसा कैसे किए। इसी का जो एक्सट्रीम है वो है कि शारीरिक संबंध किसी और के साथ बना लेना, जिसको स्वनारी परनारी पर पुरुष कहते हैं, तो फिर वो उस वैवाहिक जीवन के लिए ही घातक हो जाता है। वो अंतिम विश्वासघात, दूसरे किसी के साथ शरीर संबंध बना लेना, है ना। तो सैंक्टिटी ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो पति पत्नी के बीच जो शारीरिक संबंध है उसकी एक पवित्रता है, तो इसीलिए उसको एक पति व्रत एक पत्नी व्रत कहते हैं विवाह को। हम एक ही व्यक्ति के साथ शरीर संबंध को निभाएंगे, साथ में वो पूरा संबंध, जैसे हमने पिछले बार थोड़ी सी बात की थी, एक परिवार के सीमा में, एक परिवार के परिप्रेक्ष्य में वो परिभाषित है। इसीलिए उस परिवार में रहने के फलस्वरूप एक दूसरे के लिए तो जो कहेंगे कॉम्प्लीमेंटेरीनेस है ना, पूरकता को तो निभाएंगे ही, परंतु साथ में कुछ सम्मिलित है ना जिम्मेदारियां होती हैं। इसको भारी कर दिया मुझे। साउंड ठीक है अभी? ये दिख रहा है ना, इसने मुझे बाहर कर दिया। साउंड ठीक है? हाँ भैया। हाँ ठीक है। ये बीच में इसने ये यदि इंटरनेट एक सेकंड के लिए भी ड्रॉप होता है ना, तो ये जूम बाहर ही कर देता है, फिर वापस अंदर आना पड़ता है। तो पति पत्नी के बीच ये शारीरिक संबंध की पवित्रता, साथ में एक दूसरे के देखभाल के अर्थ में जो अपेक्षा होती है, फिर अपने अंतरंग बातों को एक दूसरे के साथ बता पाना, जो बड़े निर्णय लेते हैं उसमें एक दूसरे का जो है जानकारी रहना, है ना? पता चला पति ने जाके नई घड़ी बना ली, पत्नी को बताया ही नहीं, या कोई नई चीज लेकर आया, बताया नहीं, भूल गया, तो ये सब फिर ऐसा लगता है कि वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई। वो अपेक्षा क्या है मूल में, कि पारदर्शिता रहे। तो ये ऐसा संबंध है जिसमें पारदर्शिता होना आवश्यक है। उसी के साथ ये भी अपेक्षा रहती है कि जो भौतिक या आर्थिक जो पक्ष है दोनों का समान रहेगा। जो पति कमाता है वो पत्नी का है, जो पत्नी कमाती है, कमाने का मतलब पैसे के रूप में, वस्तु के रूप में, श्रम के रूप में, सेवा के रूप में, ये पति का रहता है। ये भी एक दूसरे की अपेक्षा रहती है। आज भी हम इसको देख सकते हैं, जो दर्शन नहीं पढ़ा हो, इन चीजों के बारे में नहीं सोचा हो, ये साइलेंट ना एक अनस्टेटेड एक अपेक्षा बनी ही रहती है विवाह संबंध। ये कोई सिखाता नहीं है, कोई पिक्चर में इसको बताते नहीं है, ये रहता ही है। तो ये जीवन सहज है, मानव सहज है ये अपेक्षा उस संबंध में। वैसे ही बच्चा भी हमसे विश्वास का अपेक्षा करता है कि हम जैसा बोले वैसा करेंगे। इसीलिए बच्चों के साथ बहुत है ना ध्यान रखना पड़ता है। कई बार हम उस समय किसी काम को निपटाने के लिए या उसको टालने के लिए कुछ बोल देंगे, ठीक है हम मैं तुमको कल दे दूंगा, या कल घूमने चले जाएंगे। तो वो कल आके पूछेगा कि चलो घूमने, हम बोलेंगे नहीं नहीं वो परसों जाऊंगा। 2-4 बार करने से उसको लगता है ये व्यक्ति विश्वसनीय नहीं, जैसा बोलता है वैसा करता नहीं। तो उसको बना के रखना बहुत ही एक सूक्ष्म चीज है, और बड़े लंबे समय में ये बन पाता है। किसी बच्चे के जीवन में माता पिता के व्यवहार के प्रति विश्वास, उनके वचन के प्रति विश्वास। तो घर में झगड़ा होता है तो बच्चा देखता है 1 बार 2 बार 3 बार। हमारी बेटी के साथ क्या होता है, जैसे गौरी और मैं बात करते हैं तो कभी कभी जो इंग्लिश में बोलते हैं डिस्कशन एनिमेटेड हो जाता है। कोई मुद्दा है जो मेरे लिए है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसका उनका मान्यता उसमें भिन्न है, तो उसमें अपनी ध्वनि और ये सारी चीजें थोड़ी बढ़ी जाती है। हमारी बेटी बोलेगी तुम दोनों अभी झगड़ा मत करो, है ना। उसको बोलना पड़ता है कि हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हमारी बातचीत किसी महत्वपूर्ण चीज के बारे में हो रही है, इसीलिए हमारा आवाज जो है उठ रहा है, या मेरी आवाज उठ रही है। मेरी पत्नी का तो कम ही उठता है, हमारा शायद अधिक उठता है। तो विश्वास बहुत ही एक सूक्ष्म तथा बहुत ही स्थायी मूल्य के रूप में समझ में आता है, और ये पूरी संबंधों में दिखता है। जैसे अभी हमारे कोई मित्र हैं किसी घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो मैंने कहा कि उनको कुछ कारपेंटर की आवश्यकता पड़ी, मैंने कहा हमारे कारपेंटर विश्वसनीय है। विश्वसनीय का मतलब क्या है, कि जैसा बोलता है वैसा करता है ना, उनका व्यवहार ठीक है,
घर में आप उनको अकेले छोड़ सकते हो, उनका मूल्य जो डिमांड करते हैं वो भी ठीक है। तो इस प्रकार से उसके निपुणता, उसके स्किल पर हमको विश्वास, उसकी ईमानदारी पर विश्वास, उसके वचन पर विश्वास होता है। ये कहाँ दिखेगा? साथी सहयोगी संबंध। तो घर में कारपेंटर 1 घंटे के लिए आता है, वो 1 घंटे के लिए वो साथी सहयोगी संबंध में है। हम किसी वेल्डर को घर पर बुलाते हैं, 1 घंटे के लिए वो साथी संबंध में है। हमको कोई अपने घर बुलाता है किसी मूल्य के बदले में, तो उतने समय के लिए हम सहयोगी वाले संबंध में। तो हमारा दायित्व तो बनता है कि हम जैसा बोले वैसे करें। जो चीज आती है उसको बोले कि मुझे आता है, इतना आता है। जो नहीं आता वो हम बोल दें कि हमको नहीं आता है। हमारी भी यही अपेक्षा रहती है ना, कोई घर पे आता है काम करने के लिए, तो यदि वो नहीं जानता है तो हमको बोल दें, नहीं ये टीवी रिपेयर करना मेरी बस की बात नहीं। ये एक बेसिक चीज हमारे में अपेक्षा के रूप में रहता है। ये प्रथम मूल्य है विश्वास। उसके बाद 8 मूल्य है। द्वितीय मूल्य सम्मान है, उसके बारे में बात करेंगे। तृतीय स्नेह है या अफेक्शन। चौथा ममता या केयर या मीनेस, मदरलीनेस भी कहा जा सकता है उसको। पांचवा वात्सल्य या गाइडेंस, जो शिक्षा में गुरु शिष्य के बीच हमको दिखेगा। श्रद्धा या रेवरेंस, गौरव, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड तथा प्रेम। प्रेम को पूर्ण मूल्य कहा है। तो इन मूल्यों को हम एक एक करके थोड़ा सा परख लेंगे। एक मूल मुद्दा यह है तो ये कुछ चीजें यहाँ पर लिखी है, मुझे लगता है इसको एक बार हम लोग पढ़ लेंगे, हमारे लिए उपयोगी रह सकता है। तो पहले इसमें तो ये लिखा है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दीज फीलिंग्स हैव टू बी रिकॉग्नाइज्ड विद इन अस। यूजुअली वी आर वेरी क्विक एंड कैन स्टार्ट जजिंग द अदर पर्सन। हम बहुत क्विकली क्या करते हैं, सामने वाले व्यक्ति में इन मूल्यों को ढूंढते हैं। हम स्वयं इन मूल्यों से संपन्न होना चाहते हैं, परंतु क्योंकि हमारे पास नहीं है, या कभी कभी है कभी कभी नहीं है, हम इसका भरपाई बाहर से लेकर उसको पूरा करना चाहते हैं। या सामने वाले व्यक्ति में विश्वास है कि नहीं, सम्मान है कि नहीं, स्नेह है कि नहीं, इसको देखने चले जाते हैं। जबकि मूल मुद्दा क्या है, हम ये देखना चाहते हैं, हम ये अपना स्वभाव को पता करना चाहते हैं। व्हाट इज आवर कॉमन बेसिक नेचर, मेरी स्वभाव क्या है। मानव होने के नाते हमारे में कॉमन है ना, सार्वभौम गुण क्या है, एंड अनकॉमन प्रॉपर्टीज क्या है। क्या वो चीजें हैं जो स्पेसिफिक है, मेरे आप में अलग है। तो कुछ चीजें हमारे में कॉमन है, कुछ चीजें अलग है। जैसे भोजन में भी हमने देखा था, सभी को किन्हीं प्रकार के तत्वों की आवश्यकता भोजन में। जो प्रेफरेंसेस है, जो हमारा प्रिय अप्रिय है, सबका अलग अलग है। तो तौर तरीके भी अलग होते हैं। एक ही खाने को दो आदमी अलग अलग टाइप से खाता है, अलग अलग मात्रा में खाता है, अलग अलग टाइम में खाता है। तो एक ही भाव को भी एक व्यक्ति अलग अलग विधि से व्यक्त कर सकता है। हम मूल में उस भाव तक पहुंचना चाह रहे हैं। इसमें ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो यहाँ पर लिखा है कि इन संबंधों को हमको, इन मूल्यों को हमको पैदा नहीं करना है। ये नहीं है कि मैं पूरे दिन स्नेह के बारे में सोचूं। सोचना भी ठीक है, परंतु सोचने मात्र से स्नेह आता नहीं। जैसे चाहने से आप गुस्सा नहीं कर सकते, गुस्सा हो जाता है। तो भाव हमारे अंदर चैतन्य इकाई में, जिसको जीवन नाम दिया है मानव के रूप में, जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे अंदर किसी कंडीशन, कोई हमारी आंतरिक और बाह्य वातावरण के योग फल में उत्पन्न होता है। तो जब आपका संतान होता है, जिन लोगों की संतान हुई होगी, तो जब आप उसको देखते हैं पहली बार, दूसरी बार, चौथे बार, तो बड़ा स्नेह लगता है उसके प्रति। हमको लगता है ये मेरा है, शरीर काफी बना रहता है। तो ये भाव अपने आप आता है, किसी को सिखाना नहीं पड़ता है कि तुम्हारा संतान होने के बाद उसके प्रति तुम स्नेह का भाव रखो, और फिर हम 4-5 महीने बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं है ना कि स्नेह कैसा होगा। ये नहीं होता है ना। या माँ को प्रैक्टिस करना पड़ता है कि अभी मेरा संतान होगा तो मैं ममता का प्रैक्टिस करूंगी, उसकी देखभाल करने का। ये नहीं होता। तो ये एक चीज है
भाव के अध्ययन या उसके विश्लेषण में जाने के पूर्व। दूसरी चीज हम ये भी देखते हैं कि इसी को फिर हम मूल्य भी कहते हैं। ये जो भाव है इन्हीं को हम मूल्य कहते हैं, वैल्यूज कहते हैं। तो वैल्यूज का फिर आदान प्रदान होता है। आज के दिन हम हमारे पास जब ये वैल्यू नहीं होता है तो हम केवल शिष्टाचार, जिसको कॉर्डियलिटी बोलते हैं, कि भाई कोई दिखा कहे हैं आप कैसे हैं, हमने हंस लिया। हमारे अंदर स्थापित रूप से वो भाव है या नहीं है, ये एक जांचने का मुद्दा है। क्योंकि तृप्ति हमको चेहरे के एक्सप्रेशन मात्र से नहीं मिलेगा, अंदर वो भाव भी चाहिए। मैं सामने एक आदमी को मिलता हूँ और मैं बड़े अच्छे से उसको स्वागत करता हूँ, उसको गले मिलता हूँ, उसको भी अच्छा लगता है, परंतु मेरे अंदर ही अंदर वो कोई भाव है ही नहीं, कोई स्नेह है ही नहीं। क्योंकि सब लोग कर रहे हैं इसीलिए वो दबाव पूर्वक करते हैं, तो थोड़ी देर के बाद वो मेरे लिए एक्टिंग या दबाव जैसे हो जाता, मैं उससे थक जाऊंगा, क्योंकि मुझ में वो है ही नहीं। दूसरी जो एक कॉमन गलती हम करते हैं आज के दिन, क्या करते हैं कि इन संबंधों में जो मूल्य है हम पैसे में उसको रिड्यूस कर देते हैं। भौतिक वस्तु और पैसा एक छोटा मूल्य है हमारे लिए, मानव के लिए, और भाव उससे बड़ा मूल्य है। ये कैसे पता चलता है? एक आदमी जो भी पैसा कमाता है अंततः किसी संबंध में ही जाकर उसको अर्पित करता है। फिर बहुत अमीर हो गया तो फिर दुनिया में अर्पित करता है। जैसे वॉरेन बफेट एक आदमी है अमेरिका में, दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में है। वो विवाह विवाह कुछ नहीं किया, अरबों खरबों डॉलर पैसा कमाया। अब हाल में कुछ वर्षों से पेपरों में आता है, न्यूज में आता है कि वो अपना सारा संपत्ति जो है अलग अलग ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के लिए डोनेट करते जा रहा है। तो अंततः उसको किसी आदमी को ही देना पड़ेगा। एक व्यक्ति जो चोरी भी करता है वो उस पैसे को लेकर अपने घर पे ही अर्पित करता है। तो इससे ये समझ में आता है कि ये परिवार संबंध और भाव बड़ी मूल्य है और पैसा छोटा मूल्य है। उन भावों और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पैसे का उपयोग किया जा सकता है, परंतु उस भाव के लिए के बदले में वस्तु या पैसे से उसको पूरा नहीं कर सकता। तो आज के दिन ये सब बहुत बढ़िया है ना कि क्या नाम है क्या बोलते हैं उसको, विवाह का एनिवर्सरी में हम कुछ नहीं करते हैं, हम कहीं जाते नहीं है। 50 साल पहले कोई कहीं जाता ही नहीं था, 100 साल पहले तो भूल ही जाओ विवाह किस दिन हुआ, लोगों को याद रहता था। ज्यादा से ज्यादा कोई जाके कुछ अधिक से अधिक कोई जाके पूजा वूजा करता होगा, क्योंकि घर में इतना काम है, पानी लाना है, चूल्हा जलाना, किसको समय है। और जाओगे कहाँ एनिवर्सरी के लिए? बाहर होटल ही नहीं है। 100 साल पहले, 100 वर्ष पहले देयर वर नो होटल्स। कोई यात्रा के लिए बहुत दूर जाता होगा तो मिलता होगा, अदरवाइज देयर वर नो होटल्स, है ना। 1922 में बहुत कम थे, अभी 2022 चल रहा है, और 1822 में नहीं के बराबर। 1722 में भूल ही जाओ, शायद ही होटल की कोई कंसेप्ट रही होगी, या गुलाब पत्नी जो है पति को देता होगा, या पत्नी पति पत्नी को गुलाब देता होगा। तो ये दिखता है कि ये बहुत सारे हमारे अभी भाव से संबंधित मान्यता, जिसको नोशन बोलेंगे, बिलीफ बोलेंगे, ये कुछ वर्षों में बाहर की जो संस्कृति है, बाहर की मतलब हमारे बाहर के जो वातावरण से जो हमको आता है, किसी आदमी ने इसको बनाया और अभी सभी लोग उसको फॉलो करना प्रारंभ कर देते हैं और उसमें फिर भाव ढूंढते हैं। परंतु दो लोगों के बीच में यदि संबंध ठीक नहीं है और भाव ठीक नहीं है तो बढ़िया रेस्टोरेंट जाकर भी वो ठीक नहीं होने वाला है, वहां पर भी वो झगड़ा होगा। चाहे आप बड़ा पाव खाने जाओ 10 रुपए का, या 5,000 की डिनर पे जाओ, है ना, वो प्रॉब्लम जो है उसे नहीं जाएगी, क्योंकि ये बौद्धिक प्रॉब्लम है। वो संबंध की स्वीकृति और स्पष्टता से ही ठीक हो सकती है। पैसा देने से थोड़ी राहत मिल सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ नहीं होता है, परंतु वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, उस गड्ढे को भर नहीं सकता है। इसमें एक ही एक्सेप्शन है यहाँ पर जो चर्चा है इसके लिए, छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि उनका भाव वाला पक्ष उनके मन से व्यक्त होता है। एक छोटे बच्चे के जीवन में सर्वप्रथम मन सक्रिय होता है ना, तो इसीलिए खाना पीना वो सब उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। खेलना कूदना, बच्चों के लेके पूरे दिन खेलना। मेरी बेटी है, दिखती नहीं है सवेरे, पता नहीं आपकी लड़के लड़कियां कैसे, हमारी जो दिखती पूरे दिन बाहर किसी के साथ, उसको रुकना ही नहीं है 2 मिनट घर में। और उसको जो चाहिए यदि नहीं देते हैं तो फिर वो बुरा मानती है, फिर झगड़ा करेगी मेरे साथ।
तो ये एक उसका फेज है। अभी मैं उसको भाव और ये सब बताने जाऊंगा, नहीं समझ पाएगा। अब उसके लिए भाव यही है कि मुझे तुमने आम खरीद के दिया कि नहीं दिया। यदि हमारे ताकत में है तो खरीद के देंगे, है ना, ला कर देंगे। खरीदने का मतलब कहीं से लाना पड़ता है। और यदि वो आम हमारे ताकत का नहीं है तो किसी दिन बताना पड़ेगा कि एक आम 100 रुपए का है, मैं तुमको एक से अधिक आम नहीं खिला सकता, हमारी परिवार की ताकत नहीं है, तो वो भी बताना पड़ेगा उसको, भले ही छोटा बच्चा है। फिर ये भी तय करना पड़ेगा कौन से समय उसके डिमांड को दें। तो इसमें हमारा विवेक रखता है। ठीक। तो ये मूल्यों के बारे में कुछ सामान्य चर्चा तथा सामान्य जो हमारे अंदर कुछ गड़बड़ होता है उसके बारे में ध्यान आकर्षण किया। यहाँ पर लिखा है द वैल्यूज आर अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ हु वी आर। सो वैल्यूज इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। ये मूल्यों के कारण, एथिक्स के कारण, नैतिकता के कारण आदमी पशु नहीं है। दिस इज व्हाई वी आर नॉट सोशल एनिमल्स, क्योंकि ये हमारे सुख तथा जीने का सबसे महत्वपूर्ण भाग। यहाँ तक जो चर्चा हुई, किसी को कुछ उसमें रखना हो या पूछना हो तो रख सकते हैं। नमस्ते भैया। ठीक। तो मूल्य विश्वास है। विश्वास के बारे में हमारी विस्तृत चर्चा हो चुकी है, बट यहाँ पर उसका थोड़ा सा और बढ़िया परिभाषा दिया है जो दर्शन से ही है। मैं इंग्लिश में उसको पढ़ लेता हूँ, हिंदी में बता दूंगा। भैया जी, हाँ जी, भैया जी नमस्ते। नमस्ते जी। सही है। भैया जी, भैया जैसे यहाँ विश्वास, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की, यहाँ विश्वास की बात आई जैसे संबंध में, तो कभी कभी ऐसा, मुझे आप इसमें सॉल्व करिए और थोड़ा सा सहायता करिए कि कभी कभी हम संबंध में जीते हुए अपनी तरफ से पूरा विश्वास रख पाते हैं सामने वाले में, लेकिन सामने वाला अगर हमें विश्वास नहीं रख पा रहे हैं, उनका जो विश्वास है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, तो वहां हम उनके लिए कैसे सहयोगी हो सकते हैं, कैसे उनके लिए पात्रता बन सकते हैं कि वो उस तरफ ध्यान दे, कि विश्वास मूल्य उनमें आए, क्योंकि शब्दों से नहीं रख सकते हैं। अगर हम सेम एज ग्रुप में होते हैं तो वो अपने को नहीं वो एक्सेप्ट करते हैं जब तक वो जीवन विद्या को थोड़ा समझते नहीं है, तो थोड़ा सा अपने व्यवहार से कैसे उन तक पहुंचा सकते हैं। ठीक, ये तो हमको अभी तक ये तो भनक पड़ी होगी कि जीवन एक वास्तविकता के रूप में यदि हम माने और जीवन में कल्पनाशीलता को यदि हम पहचाने, स्वयं में ही पहचाने, इसका उत्तर भी मुझे लगता है हमारे स्वनिरीक्षण या स्व अध्ययन से ही मिलेगा। इस उत्तर को समझने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं कब किसी की बात मानता हूं या अपनी किसी बात को परिवर्तित करने के लिए तैयार होता हूं एज एन अडल्ट। इसी का रिफ्लेक्शन सामने वाले व्यक्ति में मिलेगा। when am I ready to listen? जैसे मान लीजिए आप कहीं रोड माने गाड़ी से जा रहे हैं, 24 घंटे के ट्रेन की यात्रा से जा रहे हैं, कोई विश्वास के बारे में आपको बात बता रहा है, आपको बहुत आगे पीछे कुछ पता नहीं, आप सुन लेंगे और पूरे समय हमको जो लगता है उसके बारे में हम बात करेंगे। उनकी बात को हम कैसे मान लेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो चीज मानी हुई है उसके पीछे कोई कारण है ना, और हमारी कोई क्षमता भी है समझने की। तो वहां तक पहुंचने के लिए इस पूरे प्रस्ताव को बताना पड़ता है। इसीलिए 7 दिन लगता है जीवन विद्या परिचय शिविर के। यह अपना 19वां सेशन है ना, ऑनलाइन। मेरी भी अपेक्षा नहीं थी, मुझे लगा 6-7 सेशन में हम जल्दी जल्दी पूरा कर लेंगे, तो समय तो लगता है। सो यदि हम ठीक से देखें तो कोई दूसरा व्यक्ति हमसे सुनने के लिए वही कंडीशंस चाहिए जो हम दूसरे किसी से सुनने के लिए हमारे अंदर जो कंडीशन होती है, सेम कंडीशन, क्योंकि वो भी मानव है ना, और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन कंपोनेंट्स, जिन कंपोनेंट्स से वो बना वो बिल्कुल वही है। वही मन है, वृत्ति है, चित्त है, चित्रण है, किसी में मिसिंग नहीं है। एक आयु के बाद प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि मैं जानता हूँ, या वो जो मानता है उसके पीछे उसके कुछ कारण होते हैं। हम विश्वास विश्वास कहेंगे, बोला क्या विश्वास यार, मैं एक बिजनेस में था, मेरा पार्टनर था, उसने धोखा दे दिया है ना, पूरा पैसा लेके भाग गया,
है ना? कोई हमको जेल भेज देता, हमारी कोई गलती नहीं रहती, इतने बड़े चोट के बाद आदमी कैसा मानेगा कि विश्वास कर सकता है? तो बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि मोटे कुछ यदि हम 2-3 आधारों को यदि पहचानने का प्रयत्न करें, नंबर 1, उस व्यक्ति में उस वस्तु को समझने की आवश्यकता उनके जीवन में होना आवश्यक है ना? एक। दूसरा, उस बात को सुनने के लिए वो किससे सुनेगा, ये भी उसके अंदर एक फिटमेंट है। वो आपसे नहीं सुन सकता, हो सकता है बगल वाले से सुने, हो सकता है किसी बड़े आदमी से सुने, या उस आदमी से सुने जो जिसको वो बड़ा और पहुंचा हुआ मानता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति नौकरी करता है और मैं, जैसे मेरा 12 वर्ष हो गया, मैं नौकरी नहीं करता हूँ, पैसा नहीं कमाता हूँ, मान लेते हैं। तो जो नौकरी करता है और पैसे में तरक्की तथा करियर में तरक्की को श्रेष्ठ मानता है, क्योंकि वो स्वयं वही कर रहा है, तो उसी को उसको श्रेष्ठ मानना पड़ेगा, है ना? इफ समबडी स्टार्ट्स डाउटिंग उस चीज में तरक्की, तो उसको खुद का ही रास्ता छोड़ना पड़ेगा। तो मैं यदि उस व्यक्ति को बोलने जाऊंगा तो बोलेगा ये तो, इससे क्या सुनना, ये तो घर पे बैठा है, वो ऑफ ही हो जाएगा। तो यदि उसका, वो जिस व्यक्ति को बड़ा मानता है जॉब में, वो यदि बोलता है कि नहीं नहीं तुम इसको करो, या करियर में जिसको बड़ा मानता है, तब उसकी आंखें खुली, आंख मतलब कान खुलेगा, तब वो सोचेगा कि नहीं इस बात को सुना जाए। ये दूसरी कंडीशन। तीसरा आधार क्या है, जिसको हम हर्ड मेंटालिटी बोलते हैं मानवों में, सभी लोग कर रहे हैं, तब उसका ध्यान जाता है। सो इन एवरेज, ऑन एवरेज, द एवरेज ह्यूमन बीइंग है, वो उसके आसपास जिन लोगों को वो सही मानता है, और उसका जो वर्ग, उसका जो समाज जिसको मानता है, जैसे हम प्रत्येक लोग एक शहर में रहते हुए भी उसके किसी एक वर्ग, उसके किसी एक व्यवहारिक बौद्धिक वातावरण में है। हमारे ही शहर या सिटी टाउन गांव में बहुत ही खराब चीजें भी होती है, उटपटांग चीजें भी होती है, हम उससे बचे रहते हैं, है ना? कोई ड्रग्स बेच रहा है, कोई घटिया काम कर रहा है, हम उससे बच के रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो वर्ग है वो जो करता है, उसी के आसपास भी हम अपनी जीवन शैली को सेट करते हैं और उसी जगह पर हम रहना चाहते हैं। दिस इज अ कंफर्ट इन नंबर्स, है ना? जीवन विद्या शिविर में क्या होता है साइकोलॉजिकली, 50 आदमी है, 100 आदमी है, कोई कोई शिविर में 300 आदमी है, कितना आदमी विश्वास पूर्वक जीना चाहता है? आधा आदमी हाथ उठाता है, हम कोने में बैठे रहता है, हमको लगता है कि मैं कैसे अकेले बोलूं कि मुझे विश्वास पूर्वक जीना अच्छा नहीं लगता है तो हमारी शंका हमारे अंदर ही रह जाती है तीसरे चौथे पांचवें दिन तक, क्योंकि सभी लोग उस दिशा में जाते हैं। तो द कलेक्टिव फोर्स ऑफ एवरीबॉडी स्वीकृति हमको प्रभावित कर देता है टू से यस और टू गो अलोंग विद दैट फ्लो। तो ये एक फैक्टर मानव में 99% लोगों में काम करता है। 1% से कम लोगों का इस वातावरण के प्रभाव या दबाव से मुक्ति की जगह रहती है, बहुत ही न्यूनतम 1% से भी कम। तो ये तीनों आधार चाहिए इसमें। इट्स अ लॉन्ग आंसर टू योर क्वेश्चन, बट क्विक आंसर क्या है, आप प्रतीक्षा कीजिए। हाँ भैया जी। आपके व्यवहार में यदि उनको सुधार दिखता है, आपके विचार में सुधार दिखता है, आपके अन्य चीजों में यदि सुधार दिखता है, और यदि वो सुधार वो दिखना चाहे तो ही उसको दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। कई बार लोग डिफेंसिव में भी जाते हैं। जैसे मैं अपने घर में क्या देखता हूँ कि मेरा अभी पूरा तौर तरीका बदल गया है ना। मेरे घर वाले जिस स्रोत से पैसा कमाते थे, मैंने उसको छोड़ दिया। ठीक, जिन चीजों को श्रेष्ठ मानते हैं उसको मैंने, मतलब मेरे लिए वो श्रेष्ठ नहीं है। उनकी जो धार्मिक मान्यता है वो भी मेरे लिए धार्मिक मान्यता नहीं रही। हम लोग एक कट्टरपंथी साउथ के परिवार से हैं, तो बहुत ऑर्थोडॉक्स जो है सिस्टम, उस टाइप का सिस्टम बना रहा है। नमस्ते। हाँ जाओ जाओ, ठीक है, बाय बाय। हमारी बेटी आकर गई, तो उसमें अब क्या है, अब हमारा श्रेष्ठता इसमें क्या दिखे, है ना? मैं कपड़ा वैसे ही पहना हूँ, मैं
भोजन भी वैसे ही करता हूँ, उनसे अच्छा ही खाता हूँ, अधिक ही खाता हूँ। ऐसे नहीं कि त्याग के कुछ बैठा हूँ, बिना कमाए अधिक ही खर्चा करता हूँ। ठीक? तो वो मेरा मूल्यांकन ही कैसा करेगा? उसके पास मेरे मूल्यांकन का कोई आधार ही नहीं है, क्योंकि मैं जिन चीजों को श्रेष्ठ मानता हूँ उसका विजन वहां तक गया ही नहीं है। ही हैज नो बेसिस टू इवैल्यूएट मी अदर देन हिज ओन। उसके मापदंड में मैं कहीं भी नहीं खड़ा हूँ, 12 साल से घर पे बैठा हूँ। तो फिर कोई भी मेरे में अच्छा है उसको कैसे दिखेगा? अरा अच्छा, हमारा जो मान लीजिए एक बौद्धिक प्रयुक्ति है, इसको यदि बौद्धिक प्रयुक्ति मानते हैं, दर्शन का अध्ययन करना एक बौद्धिक प्रयुक्ति है, और मेरा कोई सामाजिक दायित्व मुझे मैंने स्वीकार होता है कि इस दर्शन को स्थापित करने के लिए मेरे से जो बनता है थोड़ा मोड़ा मैं करूंगा। उसी के क्रम में आप लोगों के साथ ये वर्चुअल बातचीत भी है ना? मुझे लगा पुणे में बैठा हूँ, कुछ शनिवार रविवार का कुछ उपयोग किया जाए, उससे मेरी भी अभ्यास हो जाएगी, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। उसका जो भला होगा होगा, जो नहीं होना है नहीं होगा। इन दोनों चीजों को मूल्यांकित नहीं कर सकते, क्योंकि समाज में परिवर्तन के लिए उनके अंदर कोई इच्छा नहीं है, बौद्धिक प्रयुक्ति के लिए कोई इच्छा नहीं है। अब बचा केवल व्यवहार का पक्ष। व्यवहार के पक्ष में कनेक्शन अनस्टेबल बोल रहा है। मैं 1 मिनट पॉज करता हूँ। अब साउंड है? ऑडियो ऑडिबल है? जी जी भैया। हमारे व्यवहार के पक्ष में परिवर्तन देखने के लिए बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि हमारे अंदर भी व्यवहारिक परिवर्तन होने में समय लगता है, इफ एट ऑल परिवर्तन हो, है ना? और वो सामने वाले व्यक्ति को दिखे, इसमें भी समय दिखता है, लगता है। फिर कोई विशेष घटना में वो और ठीक से दिखता है, जैसे एकदम हल्ला तहलका मच गया घर में, कुछ झगड़ा झमेला हो रहा, उस समय फिर आप आवेशित हुए कि नहीं हुए, आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है, ये लंबे समय तक एक आदमी देखता है। तब जाके उसको लगता है कि नहीं, ये आदमी कुछ पाया है। क्योंकि बाकी जो 2 चीज मैं पाने जा रहा हूँ उसमें उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ना बौद्धिक प्रयुक्ति में इंटरेस्ट है, ना समाज के किसी कार्य में इंटरेस्ट है, ना पुस्तक पढ़ने में इंटरेस्ट है, ना पुस्तक लिखने में इंटरेस्ट है। मैं इतना ही करता हूँ, या तो मैं पुस्तक पढ़ के सोच रहा हूँ या पुस्तक लिखता हूँ, है ना? अभी मेरी जो स्थिति, इधर मैं जिधर रहता हूँ इस स्थिति में मेरे पास काम के लिए कोई एवेन्यू आज के दिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं करूंगा, कभी तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, करेंगे, परंतु वो भी उनके डेफिनेशन में नहीं आएगा। 50 साल पुराना कोई काम करूंगा, है ना? घी बनाकर बेचूंगा। मेरे पिताजी केमिकल इंजीनियर, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, घी बना के बेच रहा हूँ। वो मूल्यांकन का आधार ही नहीं है उनके पास कि कर क्या रहा है ये। तो मेरी बात वो क्यों सुनेंगे बताइए? विश्वास के बारे में नहीं सुनेंगे, इसको मुझे स्वीकारना पड़ेगा। यही बात यहाँ पर लिखी है, देखिए इस लाइन में संयोग से विश्वास को लिखा है, दी अनवेवरिंग क्लैरिटी एंड एक्सेप्टेंस। स्थायी स्पष्टता तथा स्वीकृति जो हमारे में है, हमारे अपने मूल चाहना के प्रति, रिगार्डिंग आवर ओन बेसिक डिजायर, दैट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स बेसिक डिजायर, प्रत्येक मानव के मूल चाहना और फंडामेंटल बॉन्ड लीड्स टू अ कमिटमेंट, है ना? ये एक संकल्प हमारे में होता है टू ऑलवेज लिव विद जस्टिस और न्याय इन रिलेशनशिप, कि मैं हमेशा न्याय के पक्ष में ही रहूंगा। ये मैनिफेस्ट कैसा होता है, कैसे व्यक्त होता है? दिस इज मैनिफेस्टेड एज द फीलिंग ऑफ ट्रस्ट और विश्वास। When we understand so and have trust, ऐसे जब हमको विश्वास होता है तो हमको प्रत्येक मानव के प्रति प्रत्येक समय आश्वस्ति बनी रहती है। सो अ परसीव फेलियर इन ट्रस्ट, है ना? क्योंकि फेलियर है कि नहीं हमको नहीं पता, हमको लगता है कि विश्वास का उल्लंघन हुआ, मे बी फॉरगिवन, हम क्षमा कर देते हैं या वो समझ लेते हैं और आसानी से, इफ इट इज इंटरप्रेटेड एज अ फेलियर ऑफ कॉम्पिटेंस, है ना, उसकी योग्यता, है ना? खा खा माझा कॉल चालू आहे। हा देविकाला विचारते दे, आजीला विचार, माझा कॉल चालू है। हाँ हाँ ठीक। एक तीसरा बच्चा आ गया, दूसरा है। सब समर है ना, सब इधर उधर भटक रहे हैं। ये हमारी पड़ोसी की बेटी है, 3-4 साल की है। मैं आइसक्रीम खा सकती हूँ कि नहीं मुझे आके पूछ रही है। शाम को 6 बजे आइसक्रीम खाना चाह रही है।
तो ये विश्वास एक बड़ा मूल्य है ना। इसके बारे में हम पर्याप्त मुझे लगता है बातचीत और एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। विश्वास संबंध में आधार मूल्य है, बिना विश्वास का संबंध नहीं है। जैसे ये बच्चा है हमारे घर में आया, विश्वास पूर्वक ही आता है। उसको ये विश्वास का आधार क्या है? 4 साल का बच्चा है या 3 साल की लड़की है, वो दिखती है कि मैं उनके घर जाता हूँ, मेरे माता मतलब मैं और उनके माता पिता दोनों बातचीत करते हैं, उनके माता पिता कभी हमारे घर आते हैं, मेरी बेटी उनके घर जाती है, उसको यहाँ खाने मिलता है, हम उसके साथ उटपटांग व्यवहार नहीं करते हैं, है ना। तो ये विश्वास उसका बना हुआ है। हाँ, उसका हक भी है, वो ये भी चाहती है कि हमेशा उसकी बात को, अभी वो बहुत छोटी है तो हम उसको होने देते हैं, किसी एक समय में रोकना पड़ेगा। जैसे एक छुटकी आई, इसका नाम आनंदी, हम छोटी आनंदी बोलते क्योंकि हमारे यहाँ 2 आनंद, ये आती है मेरी बेटी के साथ खेलती है, तो वो एक विश्वास उसका बना रहता है पूरा, द होल डे स्मूथ, कोई दिक्कत नहीं, कोई झंझट नहीं। जैसे ही उसमें और एक बच्चा आ जाता है, मेरी बेटी की कोई क्लासमेट या पड़ोसी का और कोई बच्चा या इसी की कोई कजन, तो इसको तकलीफ होने लगता है। इसको तकलीफ क्या है? अभी ये जो खेलना चाहती है और वो बच्चे जो खेलते हैं, इसमें तालमेल नहीं है, ये और कुछ करना चाहते हैं, वो दोनों बच्चे और कुछ करना चाहते हैं। तो पहले 2-3 दिन मेरे पास आई, तो मुझे लगा ये छोटी है, तो इसके पक्ष में मैंने निर्णय दिया, फैसला, है ना, आई वॉज द जज। तो मैंने बाकी 2 बच्चों को बुलाया और बोला, देखो ये बहुत छोटी है, उसको रोने मत देना, इसको जो चाहिए वो करके देना, और करके दिया। चौथे 5वें दिन मुझे ये हो गया कि हर 45 मिनट मेरे पास आने लग गई कि ये लोग ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो, तो इसका डिमांड बढ़ते गया। तो परसों मैंने इसको कह दिया कि देखो तुम आयु में छोटी हो, मराठी में बोलता हूँ उससे, है ना, तुमको उनकी बात मानना चाहिए, वो लोग जो खेल रहे हैं उसमें तुम शामिल हो जाओ। उसके बाद मेरे पास आना बंद कर दी, उसका उसका बस नहीं चला, तो भाग गई अपने घर, अपने माँ के घर। 2 दिन से अपने माँ के घर भाग जाती है, मेरे पास आना उसका कम हो गया। तो आदमी भी, अडल्ट भी ऐसे ही है, हम विश्वास चाहते हैं बट अपने टर्म्स पे चाहते हैं। बच्चे के लिए तो ठीक है, जब तक हमारी चलती है हमको लगता है संबंध है, जब तक हमारी नहीं चलता हमको लगता है संबंध बिगड़ गया। संबंध का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसके अध्ययन में हम जाते नहीं, या नहीं जा पाते, कोई बताता ही नहीं, कहीं है ही नहीं, वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कहाँ से लाएंगे। तो ये है विश्वास। ठीक है। दूसरा मूल्य है सम्मान। भैया, हाँ जैसे जी। अभी आपने अभी इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं ना कि एक मानव दूसरे मानव में विश्वास तब कर पाता है जब उसे इस बात का आभास हो जाता है कि सामने वाला मेरी खुशी चाहता है। अगर उसे स्वीकृति में बन जाता है कि सामने वाला जो पर्सन है वो मेरी खुशी चाहता है, वो मेरे जीने में सहयोगी है, तभी वो उस पर विश्वास कर सकता है। ये सही समझा है भैया जी मैंने? ठीक। और जिस पल उसको ये लगता है कि सामने वाला मेरी खुशी में सहयोगी नहीं है, उसी पल वो विश्वास कच्चा होता है या वो थोड़ा दूर उस पर्सन से रहना चाहता है। उसे समझ में आता है कि ये मेरी खुशी का सहयोगी नहीं है, तो मेरा संबंधी नहीं है, ऐसा। बिल्कुल। और ये वाली चीज कब स्पष्ट होगी? जब मुझे ये स्पष्ट होगा कि मैं हर व्यक्ति का, जो आपने शब्द यूज किया खुशी, मैं हर व्यक्ति का शुभ चाहता हूँ। दार्शनिक भाषा या अच्छा भाषा उसके लिए बनेगा शुभ। तो मैं जो लोगों से चाहता हूँ वो मुझ में यदि रहेगा तभी मुझे लोगों से मिलेगा। मैं आपसे विश्वास चाहता हूँ और मुझ में विश्वास नहीं है तो मिलेगा कैसे? हाउ डू आई गेट समथिंग फ्रॉम यू दैट आई माई सेल्फ डोंट हैव? इफ आई हैव इट, देयर इज अ चांस आई कैन गेट इट फ्रॉम यू और गिव इट टू यू। तो भाव संपन्नता मेरे अंदर समझ तथा अभ्यास के आधार पर बनेगा। तो मुझे अपने बारे में जब आश्वस्ति बनती है तब ये होता है, नहीं तो नहीं होता है। कई बार घटनाएं इतनी तीव्र हो जाती है कि हमारा सारा थियरी खिड़की से बाहर चले जाता है। उस समय हम आक्रोश में आ जाते हैं कि इसने ऐसा कैसा कर दिया, जानबूझ के कर रहा है, बार बार कर रहा है। जानबूझ के नहीं कर रहा है, ये हमारे अंदर थियरी के रूप में रहता है, घटना के रूप में वो फलित नहीं होता है। इसका मतलब हमारा समझ अधूरा है। जो आपने शब्द यूज किया भास या आभास, भास आभास एक शब्द नहीं है। भास एक निश्चित घटना है जीवन में, आभास उससे बड़ी एक निश्चित घटना है। उसके ऊपर की निश्चित घटना है प्रतीति, सर्टिट्यूड।
स्थिति का मतलब पक्का होना, फिर हिलता नहीं है। स्थिति के पहले हिलता है भास या आभास में। ठीक है जी। हाँ भैया जी, बिल्कुल। तो दूसरा मूल्य है सम्मान। सम्मान का मतलब सही मूल्यांकन, अप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन। तो ये 3 प्रश्न हैं कि हमारे अंदर हमारी क्या स्वीकृति है। एक तो मैं जैसा हूं वैसे ही मेरा मूल्यांकन हो। दूसरा, मैं जैसा हूं उससे अधिक मेरा मूल्यांकन किया जाए। अच्छा, एक दूसरी चीज है, नीचे ये दिख रहा है, ये फुटनोट। ये पुस्तक क्योंकि एकेडमिक्स के लिए लिखी गई थी, तो केवल एक व्यक्ति का वो चलता नहीं है, इसलिए मैंने इधर उधर से कुछ रेफरेंसेस जो थोड़े से भारी लगते हैं ना, उसको ला के रखा है, ताकि यदि वो किसी दिन छपेगी तो छपने में उसको मदद मिलेगा, बिकॉज देन वो एक एकेडमिक उसके रूप में दिखेगा। एक ही मिनट है, 1 सेकंड, ये कॉल। हाँ जी। और तीसरा है कि मैं जैसा हूं उससे मेरा कम मेरा आकलन हो। कि तीनों में से हमको क्या स्वीकार होता है। मैं जैसा हूं उससे अधिक आकलन हो का मतलब मेरा, है ना, जो बोलते हैं खोखले का प्रशंसा हो। दूसरा, मेरे से कम हो, जैसे हम भाई बहन, भाई भाई संबंध, मित्र संबंध में बात की, ये एक बड़ा मुद्दा है छोटे बड़े में। हमेशा छोटे वाले को लगता है कि ये मुझे अपने से, मैं जैसा हूं उससे कम आंक रहा है, भाषा से, भंगिमा से, क्रिया से, निर्णयों के पद्धति से। साथ में जब हम कार्य करने जाते हैं तो भी यही प्रॉब्लम आती है। जब समानता के साथ कार्य करने जाएंगे तो एक बड़ा मुद्दा है, जब समानता के आधार पर कार्य करने जाते हैं। अभी जो कार्य है, जो जॉब्स में है, वो उसमें अंडरस्टूड है कि मैं बॉस हूँ, वो छोटा है, मेरे ऊपर कोई, तो मुझे इसकी बात एक सीमा से अधिक मैं इसकी बात टाल नहीं सकता, और जो नीचे है एक सीमा से अधिक मेरी बात को टाल नहीं सकता। ये एक फिक्स रिलेशनशिप हायरार्किकल, इसमें झंझट नहीं रहता है। किसी दिन इसको लगता है कि मैं उसका समान हूँ, वहां से प्रॉब्लम प्रारंभ हो जाता है, फिर हम बोलते हैं कि ये मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो ये बेसिक इशू है सम्मान का। तो हम ये देखते हैं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि हम जैसे हैं वैसे ही हमारा मूल्यांकन हो, है ना। एंड जैसे ही हमारे में ये स्वीकृति है, सामने वाला व्यक्ति भी यही अपेक्षा करता है, राइट। इसमें झंझट क्या है, उनकी जो मान्यता है कि उनकी अपेक्षा सम्मान कितना होना चाहिए, और आपकी जो मान्यता है या आपका जो ध्यान है, इसमें मिसमैच हो जाता है, इसीलिए झंझट हो जाता है। एक 15 साल का बच्चा, लड़का है, लड़की है, उसको लगता है मैं बड़ी हो गई हूँ, माता पिता के लिए अभी भी वो छोटा ही है। इसकी मान्यता और कुछ है, माता पिता की मान्यता और कुछ है। किसी दिन वो 23 साल का हो जाता है, फिर उसको बोलना पड़ता है मैं बड़ा अडल्ट हो गया हूँ, छोड़ो मुझे। हमको नहीं समझ में आता है कि उसका सम्मान करके, सम्मान कई विधि से दिखेगा, भाषा से दिखेगा, उनके निर्णयों को स्वीकारने से दिखेगा, किसी कार्य क्षेत्र में उल्लंघन नहीं करने से दिखेगा। आज के दिन उसको बोलते हैं क्रिएट हैविंग अ डिस्टेंस इन द रिलेशनशिप। डिस्टेंस क्या बोलते हैं, स्पेस, है ना, रिलेशनशिप में स्पेस दे पाना। ठीक। तो आज के दिन सम्मान की जगह हम क्या करते हैं, 3 चीजें करते हैं। या तो अधिमूल्यन करते हैं, टू इवैल्यूएट समथिंग मोर देन व्हाट इट इज, है ना। दूसरा, उससे कम। और तीसरा, उसको देख ही नहीं पाना, निर्मूल्यन या अमूल्यन लिखा है इधर, एक्चुअली निर्मूल्यन भी लिख सकते हैं। जो चीज वैसी है, जो मानव जैसा है, उससे भिन्न उसको आंकना। तो ये अधिमूल्यन अवमूल्यन, ये बड़ा एक समस्या है मानव में, जो अभी पकड़ में नहीं आता है। ये देशों के बीच में भी समस्या को खड़ा करता है, क्योंकि अपमान होता है, तो अपमान के चक्कर, अपमान को बदला लेने में आदमी को बहुत सारा करता है। तुमने मुझे अपमानित किया,
तो जहाँ संबंध गहरे नहीं है वहां पर झगड़ा करता है, जहाँ संबंध गहरे हैं अंदर ही अंदर उस चोट को बना के रखता है, बरसों बना के रखता है, फिर वो अलग अलग गली से फूट फूट के बाहर निकलता है गुस्से के रूप में, फ्रस्ट्रेशन के रूप में। वो है क्या इश्यू? वो उस पुराने अपमान का स्मरण है जो उस व्यक्ति को तंग कर रहा है कि 15 साल पहले तुमने मेरे साथ ऐसे बोला। बोलने वाले को याद ही नहीं रहता 15 साल पहले उसने कुछ ऐसा बोला होगा। हमारी कौन सी चीज किस व्यक्ति को कैसे अपमानजनक लग जाए ये पता ही नहीं चलता है। तो हमारे व्यवहार में, हमारे भाषा में, उसकी ध्वनि में, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, उसको मुद्रा, भंगिमा, अंगहार ये सब बोलते हैं, भाषा, भाव में यदि अपमान चले जाए तो सामने वाला व्यक्ति उसको रिजेक्ट करता है। जैसे हमारे घर में कोई कार्य करने आता है, 200-300 रुपए के लिए कोई आता है, कोई 500 रुपए के लिए आता है, और हम उसे उटपटांग यदि व्यवहार करेंगे वो नहीं सहेगा, चले जाएगा, बोलेगा अरे तुमको इतना टाइम क्यों हो गया, मैं तुमको पहले से बता रहा था, है ना, हड़काते हैं लोग। तो आप देखिए जब भी एक आदमी को हड़काया जाता है वो फिर रिएक्ट करता है, क्योंकि उसके अंदर, उसके जीवन में सम्मान की अपेक्षा तथा स्वीकृति स्टैम्प है, इम्प्रिंटेड है, ये परमानेंट इम्प्रिंट है ना। ये जितनी चीजें हम बात कर रहे हैं प्रत्येक मानव के जीवन में, इट इज अ परमानेंट इम्प्रिंट। और आप ये भी देख सकते हो कि ये यूनिवर्सल है, विश्व में जितने भी मानव है सभी में इस प्रकार की अपेक्षा बनी ही हुई है, irrespective of education status, irrespective of monetary status, class, irrespective of caste, gender, religion, nationality, color of the skin, ये सबसे परे ये अपेक्षाएं हमको दिखेगी, इसीलिए इनको सार्वभौम दिखेगा। तो इसके अधिमूल्यन अवमूल्यन के कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, ये छोटे स्टूडेंट्स की दृष्टि से दिया गया था, बट कुल मिलाकर ये है कि हम दूसरे किसी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक जब हम चढ़ा देते हैं तो प्रॉब्लम होता है, उस व्यक्ति के लिए भी दिक्कत आती है। जैसे एक छोटे बच्चे को हमने आवश्यकता से अधिक चढ़ा दिया तो उसके खोपड़ी में बैठ जाता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, बहुत शानदार हूँ, ऐसा हूँ ऐसा। वो जिंदगी भर उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसकी अधिमूल्यन हो गई, हमने उसका अधिमूल्यन क्या, अधिमूल्यन उसके अंदर बैठ जाता है। ये बहुत अच्छा खेलती है, बहुत अच्छी स्पोर्ट्स स्टार है, बाकी बच्चों से अच्छा पढ़ी है, तो उसके सामने हम बोलते रहते हैं। हमारी खुशी में या उसको चढ़ाने में कई बार बेहोशी में लोग बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं बच्चों एक दूसरे को। तो सम्मान एक बहुत सूक्ष्म चीज है, मूल्य, अपेक्षा या व्यवहार का एक पक्ष जो बड़े लंबे समय तक एक व्यक्ति को बढ़ा सकता है या गिरा सकता है। तो ये हम ये देख सकते हैं कि ये जब जब होता है तब तब दिक्कत आती है, इसीलिए सम्मान को सम्यक मान या ठीक ठीक मापना भी लिखा है। सम्मान का और एक परिभाषा दिया है कि दूसरे में श्रेष्ठता को पहचान पाना। तो फाइनली हम सम्मान कैसे करेंगे कि हम दूसरे में श्रेष्ठता को पहचानेंगे, समानता को ध्यान में रखते हुए। तो सम्मान का पहला मुद्दा है समानता। आज के दिन हमारे पास सम्मान की जो मान्यताएं हैं ये बहुत सारी। सम्मान पहचान की एक अपेक्षा है एक व्यक्ति में। हम अपना स्वनिरीक्षण करेंगे तो हम ये पाते हैं कि सही पहचान की इच्छा मुझ में है। अब ये सहीपन क्या है इसके बारे में मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे जी रहा हूँ, क्यों जीना मुझे पता ही नहीं रहता है ना। तो इसके अनेक अनेक स्वरूप या रेंडिशन हमको समाज में दिखते हैं। तो इसके बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण दिए हैं। एक आदमी किसी को सल्यूट करता है तो जिसको सल्यूट किया उसको लगता है मेरा सम्मान हो रहा है। सल्यूट करने वाले व्यक्ति में उसके प्रति वो भाव है या नहीं है ये नहीं दिखता है। मैं बड़ा आदमी हूँ, पद से मैं पहचान पाऊं, मेरे पहचान हो जाए, इसके लिए मैं अपने, है ना, कार पे लाल बत्ती लगा लेता हूँ, या लाल बत्ती वाले कार में घूमना एक बड़ा चीज मानते हैं अपने भारत में। हम बड़े घर बनाते हैं इस सम्मान के तृष्णा में। बड़े घर, दो कारण, बड़े का मतलब बड़ा देखिए बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है, आपके लिए छोटा मेरे लिए बड़ा हो सकता है, मेरे लिए बड़ा किसी और के लिए छोटा हो सकता है, आवश्यकता से अधिक बड़ा।
वो आवश्यकता कैसे पहचानेंगे, उसमें हमने थोड़ा सा जब पैसे के बारे में, इच्छाओं के बारे में जब एक हमने अभ्यास एक्सरसाइज किया था, उसमें हमने किया था कि घर की उपयोगिता क्या है, घर का प्रयोजन क्या है, उसका पर्पस क्या है, उससे उसकी साइज निर्धारित होती है। जो सम्मान का भाव है वो घर के साइज से हो सकता है कोई दे, परंतु वो ट्रांजिएंट है, कुछ समय के लिए रहता है। जैसे उससे बड़ा घर दिखेगा उस व्यक्ति को, या आपका कोई व्यवहार उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो उस रिस्पेक्ट को तुरंत वो डंप कर देता है। कपड़े पहनना है ना, समाज में लोग अनेकों विधि के कपड़े पहनते हैं। एक दूसरा मुद्दा है कि हमको कपड़ा पहनने से हमको स्वयं अच्छा लगे। एक दूसरा है कि लोग देखकर क्या सोचेंगे, ये हमारे में एक बड़ा, कुछ लोगों में, सभी लोगों में कुछ ना कुछ अंश में है ही, एक बड़ा इसको कहना चाहे व्याधि है, इट्स अ डिजीज विच इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। तो हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो, जिससे लोग हमारे प्रति, उनका नजर आए, उनकी दृष्टि दिखे। ये सोचने का मुद्दा है कि जब कोई हमारे कपड़े को देखता है तो उसके अंदर क्या भाव पैदा होता है। सम्मान, हम जैसे हैं मानव के रूप में उसको स्वीकारने का सम्मान बनता है, क्या संबंध का भाव बनता है उसमें, ये हमसे वो दूरी अनुभव करता है। उसके अंदर एक तृष्णा बनती है कि मेरे पास ये ड्रेस हो, और यदि वो ऐसा प्राप्त नहीं कर सकता तो उसके अंदर स्पर्धा का भाव आएगा, जेलसी आएगा कि इसके पास ये ड्रेस कैसे आ गई। तो ये ड्रेसिंग इंटरेस्टिंगली इज सच वन स्मॉल एक्टिविटी, ये मनुष्य को जिंदगी भर बिजी रखने का योग्य है। पीपल कैन बी बिजी विद ड्रेसेस देयर होल लाइव्स। समटाइम्स इट इज फैसिनेटिंग, है ना, काफी आश्चर्य होता है देखने से। कुछ लोग ड्रेस पहन रहे हैं, कुछ लोग आधा ड्रेस पहन रहे हैं, कौन ड्रेस पहन रहे हैं, कुछ लोग ड्रेस उतार ले रहे हैं, कुछ लोग आवश्यकता से अधिक ड्रेस पहन ले रहे हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो एसोसिएशन है वो शरीर के साथ इंटरमिंगल्ड हो जाता है, और हम ये नहीं देख पाते हैं कि मुझमें जो सम्मान के भाव का जो अपेक्षा है, जिससे मैं कुछ संपन्न होना चाहता हूँ, और सामने वाले व्यक्ति में वो भाव के रूप में है, उसको मैं प्रोजेक्ट कर देता हूँ भौतिक वस्तु पे। सो यू सी व्हाट इज हैपनिंग। भाव की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा बॉक्स नंबर 3 है, व्यवहार। आपको याद होगा, रिलेशनशिप या व्यवहार, मानव संबंध, उसको मैं निकाल के मैं कहाँ से प्राप्त करना चाहता हूँ, भौतिक वस्तु या पैसे से। यहाँ से नहीं मिलेगा। जिस आयाम से जिस चीज का स्वभाव है वही मिल सकता है। कपड़े से क्या मिलेगा? शरीर ढकेगा और सुरक्षित रहेगा। सामान चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? मानव के पास जाना पड़ेगा। मैं कपड़े से, कपड़े के द्वारा इस मानव से संबंध यदि प्राप्त करने जाऊंगा तो नहीं मिलने वाला। वो डायमेंशन ही अलग है, ये पदार्थ अवस्था है, ये ज्ञान अवस्था है, नॉट पॉसिबल। ठीक। तो वैसे ही अलग अलग हेयर कट करना, सेलफोन, आईफोन, ओ फोन, जी फोन, के फोन, एल फोन, जितने भी प्रकार के फोन हैं, मोटरसाइकिल, बड़ी छोटी गाड़ी, मोड़ी छोटी, इससे जो है हम सम्मान प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, है ना। ये हमारा आज के दिन रिस्पेक्ट या सम्मान का वो है। इस पर किसी को कुछ बात रखनी हो तो रख सकते हैं। यूजुअली परिचय शिविर में इसमें काफी हलचल होती है। मैं मान रहा हूँ कि आप लोगों ने पहले से किया हुआ हो, ये आपका दूसरा है या ऑनलाइन, और इसके पहले जो बात हुई उस जी पर भैया। तो करना है तो रख सकते हैं। जी भैया जी, एक बात रखनी पूछनी थी। जैसे आपने भी कहा कि हम सुंदर कपड़ा पहने तो उससे सम्मान नहीं मिलता। तो ये बात तो स्वीकृति में गहरे से आती ही है, लेकिन इसका भी थोड़ा-सा एहसास हमको होता है कि अगर हम सही कपड़े पहनते हैं, तो वो भी मतलब एक हमारे सही चरित्र का भी कुछ मतलब होता है कि इनको पहनने का समझ है। मतलब ऐसा। और दूसरा जैसे कभी-कभी ऐसा होता है कि हमने बहुत सुंदर कपड़ा पहना है, तो वो सामने वाले कोई भी इंसान है वो उसको अट्रैक्ट भी करता है, और वो फिर छूता भी है कि ओके ये पर्सन इतना सुंदर दिखता है। तो जैसे कि मैंने साड़ी पहनी तो फिर मैं अच्छी दिख रही हूँ, तो सामने वाले बंदे को पर्सन को लग रहा है कि यस ये सुंदर दिखती है साड़ी में। तो जब तक मानव भ्रमित रहता है,
तब तक तो वो उस कपड़े के आधार पर भी सामने वाले का सम्मान कर सकता है। पर वो हाँ, ये निरंतर नहीं रहेगा, ये सच बात है। पर कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ दिन के लिए ऐसा हो सकता है। तो इस पर आप अपनी बात रख दीजिए भैया। क्या कहना चाहेंगे भैया? ये आपने जो कहा इसमें दो पक्ष मेरे को अभी जो ध्यान में आ रहा है। एक ये है सभ्यता का, जिसको सिविलिटी हम कहेंगे। हम जिस समाज में है उसका कोई एक स्टैंडर्ड है रहने का, और जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड है ना, कपड़े का, ये सब का एक व्यवहार का स्टैंडर्ड है, इसको मेंटेन करना पड़ता है। जैसे हम लोग मद्रास के, तो मद्रास में जैसे मेरी जब विवाह हुई तो मेरे कपड़े का टोटल खर्च था, मेरा जो मैं दूल्हा हूँ ना, मेरी ही विवाह तो मैं ही दूल्हा हूँ, तो मेरे कपड़े का टोटल कॉस्ट था 375 रुपए, अराउंड 12 years ago। क्योंकि हम केवल धोती पहनते हैं, मैंने सिर्फ धोती मना कर दिया ये बोल के कि बहुत गर्मी है, मैंने पहन सकता। तो कॉटन की धोती मिली, साथ में एक टॉवल फ्री मिलता है जो आप काट के अलग कर सकते हैं। धोती के साथ एक पन्ना होता है। तो हमारे यहाँ गांव में एक समय में कोई ऊपर कुछ पहनता ही नहीं था। गर्मी है, इट इज वेरी हॉट, वेरी ह्यूमिड, स्वेट होता है, उमस आती है, पसीना निकलता है। तो मद्रासी आदमी विवाह में भी ट्रेडिशनली ऊपर कुछ पहनता नहीं। अब यदि मैं ऐसा कपड़ा पहन के यहाँ पर पुणे में स्ट्रीट में यदि घूमने चले जाऊं, आई विल बी एन ऑड बॉल। फिर ये या तो मेरा हट कहलाएगा, या उल्टे विधि से, रिवर्स विधि से मैं सम्मान प्राप्त करना चाहता हूँ बाय बीइंग समथिंग डिफरेंट। तो सिंपल चीज क्या है कि यहाँ के जलवायु के अनुसार, यहाँ थोड़ी ठंडी अधिक लगती है, उमस कम होता है तमिलनाडु से, तो यहाँ के जलवायु के अनुसार मैं कपड़ा पहन लूं जो मेरे शरीर के लिए कंफर्टेबल रहे, जो मेरी परिवार की जो आर्थिक जो वो है उसके अनुसार रहे, तथा उस समाज में जनरली स्वीकृत हो। इसके उल्टा मैं धोती की जगह यदि मैं रोज काला रंग का सूट है ना, 2 पीस सूट या बो पहन कर यदि बाहर जाऊं, तो भी आई एम गोइंग टू लुक लाइक एन ऑड बॉय। तो वहां का जो भी आपका समाज है जिसमें आप रहते हो, उसमें ब्लेंड इन होना, उसमें सामान्य बनकर रहना, ये एक सभ्यता का भाग। तो ये निर्णय फाइनली इसके आधार पर होता है। फिर किसी विवाह में जाते हैं तो वो कपड़े पहनकर, क्योंकि सभी अभी जो मान्यता है विवाह में सब लोग नया कपड़ा पहनते, एक प्रकार का कपड़ा पहनते, उसके अनुसार कुछ कर सकते हैं। तो हम ऊपर नीचे, मतलब मैं जिम या भागने या पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए जो कपड़ा पहनता हूँ, किसी के विवाह पर पहनूं तो अनावश्यक लोग मुझे पूछेंगे, फिर 4 चीजों का उत्तर देना पड़ेगा, तो मोटा मोटी उसी में ब्लेंड इन हो जाए, ये एक नियम। कई बार हमारे सामने ऐसे परिस्थिति आता है कि उस जगह या उस चीज में जाने के योग्य कपड़े ही नहीं। हमारी एक बहुत निकट मतलब मित्र है, उनके बेटे का विवाह हुआ दिल्ली में, तो उन्होंने कुछ फोटो वोटो भेजा था। तो मैं अपने पत्नी को देखकर बोला कि हम यदि जाते भी तो घुस नहीं सकते थे, उधर अलग से कपड़ा खरीदना पड़ता है उस विवाह को अटेंड करने के लिए। बिकॉज जिसने आपको बुलाया, दे विल हैव लॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग टू डू। आदमी ऐसा कपड़ा पहन कर क्यों आया है ना, उसके लिए अलग से जूता चप्पल सब खरीदो। मैं कहा कौन खरीदेगा भैया 10-15 हजार रुपये कपड़ा जाने के लिए, यही से नमस्ते कर लो। ये एक पक्ष है। दूसरा जो आपने कहा, ये एक व्यक्ति की पर्सनल चॉइस है। देखिए यहाँ पर कोई भी डू एंड डोंट तो नहीं है, केवल स्पष्टता की बात है। यदि हमारा अपना सेंस, जैसे मुझे अभी भी याद है कॉलेज में और जॉब में भी जब था, तो मेरे साथ काम करने वाले मित्र या कॉलीग्स होते थे, तो उनका सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम इससे होता था, मतलब जो उनके अपने बारे में जो अच्छा लगना होता था, कि सवेरे उठ के बढ़िया से नहा लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, है ना, परफ्यूम डिओड्रेंट लगा दिया, 1-2 बार आईने में देख लिया, तो उनको अच्छा लगता अपने बारे में। फिर किसी ने बोल दिया कि तुम आप अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा है, तो उसको और अच्छा लगता है। तो उसको किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं उससे। यदि हमारी तृप्ति हो रही है या हमारा समाधान हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, हम किसी को तंग तो नहीं कर रहे। जब तक आप चुरा के कपड़े नहीं पहन रहे हो, यू आर ऑन द सेफ साइड ऑफ द लाइन। जैसे
पता है भैया जी मैंने क्यों पूछा? जैसे मेरे जो फ्रेंड हैं मतलब जैसे शादी का भी हम सोच रहे थे, तो मतलब उनको था कि मैं साड़ी पहनूँ मतलब। तो उन्होंने मुझसे ऐसे बोला कि तुम साड़ी में कैसा दिखती हो, मुझे तुम्हें देखना है। तो मतलब उनको इतना एक्साइटमेंट था कि मुझे साड़ी में देखना है, उन्होंने कभी मेरी वो फ़ोटो देखी साड़ी की और वो ऐसा था कि वो एक बार हमारे बीच नाराज़गी हो गई थी और हम 1 महीने तक हमारी बात नहीं हुई थी। 1 नहीं 2 महीने तक हमारी बात नहीं हुई थी। और जब मैंने वो अपनी पिक स्टेटस पर डाली और उन्होंने वो मेरी पिक देखी, उस दिन उनका पहली बार कॉल आया और तब से फिर ये रिश्ता वापस से सँभला। तो मैं इसलिए मुझे हाँ, ये तो सच है कि वो भ्रमित हैं, लेकिन ये भी मुझे लगा कि एक पिक भी संबंध को जोड़ने का कारण बन सकती है क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जब तक भ्रमित है, तो वो सामने वाले को उसी आधारों पर जज करेगा जो उसकी मानसिकता में बना हुआ है। तो इस तरीके से मेरे को लगा कि इसलिए मैंने आपके सामने ये बात रखी। ये फिर अलग वो एक ये है, एक अलग कंडीशन है स्वीकारा हुआ कि होता है तो फिर हाँ, संबंध इस वजह से टूटा क्योंकि हम बहुत अच्छा तैयार। इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल बोल रहा है। साउंड ठीक है अभी? हाँ भी। नहीं, देखिए ये आपने अभी जो कहा ये कंडीशन एक अलग है। हमारे किसी एडजस्टमेंट के कारण सामने वाले व्यक्ति जिस मान्यता के माध्यम से हमको देख रहा है, उस मान्यता को हम पूर्ति कर रहे हैं, तो फिर हम उस भाव या मूल्य पक्ष को ही प्रधान रख रहे हैं, है ना? बहुत सुंदर भैया। तो आप उनके भाव जैसे एक दूसरी, जैसे देखिए मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला तुम साड़ी पहनो। उटपटांग बात है, पुरुष को बोलते नहीं। परंतु जैसे हम मंदिर जाते हैं, इधर मेरी माँ और पिताजी, हमारे इधर एक मंदिर है हमारे मठ का, तो मेरे से अपेक्षा रहता है कि एक मत्थे पे हम लोग एक चिन्ह लगाते हैं हमारे उसका संप्रदाय का, उसको लगाओ। और ऐसे लोअर्स और टी शर्ट में नहीं जा सकता, मैं जनरली ऐसे लोअर और टी शर्ट पहन के बैठा रहता हूँ पूरे दिन। तो उसके लिए धोती पहन लो तो मैं पहन लेता हूँ। एक समय था कि मैं आर्ग्यू करता था, है ना, जो बचपना था अपना, बचपना क्या है, 22-25 साल तक भी बचपना रहता ही है इन सारी चीजों की, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पहनना है, हाँ मैं पहन लेता हूँ तो शांति मिलती है उस संबंध में, तो उनको भी ठीक लगता है। अच्छा, वो कपड़ा मैं जो पहनता हूँ उससे कम ही है, क्योंकि अभी तो मैं ऊपर और नीचे दोनों पहना हूँ, मंदिर जाने के लिए एक ही तरफ पहनना पड़ता है, ऊपर खाली रहता है हमारे यहाँ। तो उस भाव पक्ष के पूर्ति के लिए हमने कुछ किया, ये एक अलग चीज। हाँ, वो रोज एक्सपेक्ट करे कि रोज तुम साड़ी पहन के खड़े हो जाओ तो वो देखना पड़ेगा, है ना? किसी का मन हो तो कर भी सकते हैं, है ना, कि यार रोज एक नया जी वाला, भैया। देन यू हैव टू डिसाइड। बट मैंने और भी एक बात कही कि उसके पहले भी यदि किसी को अच्छा लगता है, उनकी सेल्फ आइडेंटिटी फाइनली क्या है, हम अपने आइडेंटिटी को भी पहचानना चाहते हैं ना। मेरे में कुछ इच्छा होती है, कुछ विचार होता है, मेरी एक मानसिकता है, मेरी एक आइडेंटिटी, एक मानव के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, है ना, प्रजा के रूप में। इन आइडेंटिटीज को हम पहचानना चाहते हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं। तो यदि मेरा जीवन के आधार पर, दार्शनिक भाषा में उसको तदाकार बोलते हैं, तदाकार का मतलब जिसके जैसे आपकी पूरी मानसिकता हो जाए। जैसे लोग एक्टिंग करते हैं तो अलग अलग रोल्स को प्ले करते हैं, तो वो इज अ गुड एक्टर जो उस रोल के साथ तदाकार हो जाता है, वो उस रोल में डूब जाता है, फिर उसके भाव वैसे ही बनते हैं, वो वैसे ही रोता है और वो सचमुच रोता है, बिकॉज उस कैरेक्टर को उसने इतनी इमेजिन कर ली कि उसी के जैसे वो बन गया। छोटे बच्चों में देखिए ये कॉपी करने की प्रवृत्ति है, वो माता या पिता दोनों के किसी एक व्यवहार को कॉपी करते हैं। जैसे यहाँ पर लोग बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे जैसे बोलने लग गई है, उसको जेनेटिक्स बोलते हैं, वो जीन वीन कुछ नहीं है, बचपन से मुझे देख रही है तो मेरे किन्हीं चीजों को कॉपी कर ले रही है, मेरे चलने का विधि, है ना, बोलने का तरीका, स्वरूप, ये सब। अच्छा, अधिकांश वो अभी उन चीजों को कॉपी कर रही है मैं जो उसके साथ करता हूँ। तो कभी यदि मैंने आवाज उठाया, अभी पहले उठाता था, अब मैं सोचता हूँ कि नहीं उठाऊं, क्योंकि वो उल्टा मेरे पर उठाने लग गई है, उसी रूप से मेरे पे चिल्लाती है। जैसे मैं उस पर, यदि उसने बहुत कुछ गलत किया और मुझे कुछ ध्यानाकर्षण करना है तो मैंने उसको ना प्रभावित करने के लिए कुछ उपयोग किया, वो उल्टा करने लग गई है, तो मुझे और कोई टेक्निक अपनाना पड़ेगा उससे निपटने के लिए।
उसको झेलने के लिए ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, इसको बोलते हैं तदाकार होना। तो अभी भ्रमित जिसको हम कहते हैं, एक तो हम खुद भी इसको हमको क्लियर होना चाहिए, हम भी भ्रमित हैं, सामने वाला भी भ्रमित है। भ्रम के किसी पार्ट को हमने टटोला है, उसने नहीं टटोला है, उसके किसी एक पक्ष या जगह पर, एक कोने में, किसी आयाम में हमको कुछ समाधान झलकी है इस वस्तु के माध्यम से, जिसको जीवन विद्या या मध्य दर्शन कहते हैं। बट हम भी भ्रमित ही हैं। कब तक भ्रमित हैं? जब तक हमारे में ज्ञान संपन्नता पूरी न हो जाए, जागृति पूरी न हो जाए, समाधान पूरा न हो जाए, सुख शांति संतोष कम से कम पूरा न हो जाए, उसकी निरंतरता न हो जाए, उसकी स्थायित्व हमारे में बने न रहे, तब तक हमको अपने को भी भ्रम में ही मानना चाहिए। एक मिनट, नेटवर्क बहुत ही अनस्टेबल है, मैं ये दूसरी वाली चीज को इसमें ये कर देता हूँ, आई जस्ट कनेक्टेड। ठीक, तो ये फोन से कनेक्ट कर दिया है, तो ये अभी ठीक है ना ध्वनि? अब ठीक ही होगा, सब दिख रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम अपना भी ठीक से आकलन करते रहें कि हमारी कितनी स्थिति है ना, हमारी स्पष्टता कितनी बनी है, और उसको रहते हुए मैं सामने वाले के साथ कैसे जी पाऊं, कैसे पूरक हो पाऊं। पूरकता का एक भाग है समझाना, बट वो बहुत एडवांस स्टेज में होता है कैसे। तो आगे जब देखते हैं तो सम्मान का आधार क्या होना चाहिए, फिर दो मानवों के बीच में सम्मान का आधार क्या होगा। तो हमने देखा कि, बोलिए। सम्मान का आधार भैया एक तो उपयोगिता और एक श्रेष्ठ वो व्यवहार, दो होंगे। व्यवहार और उपयोगिता, और उसके बेस में यदि हम देखेंगे, हम देख सकते हैं कि हम दोनों ही सुख समाधान और समृद्धि चाहते हैं, है ना। तो दो मानव या सभी मानवों का इच्छा एक ही है। तो मैं मानव बन के उसको मानव के रूप में आंक पाता हूँ, नहीं तो मेरा आकलन वही होता है कि ये जाति से छोटा है, वर्ग से छोटा है, कार्य से छोटा है, पद से छोटा है, कद से छोटा है। तो फिर अवमूल्यन वाली बात आती है, जो बहुत ही व्याप्त है अनफॉर्चुनेटली, ना। पीपल आर वेरी मीन। समाज में जब देखते हैं, कुछ लोगों के घर में ही अभ्यास रहती है, कुछ लोगों के घर में दूसरे प्रकार के अभ्यास रहती है, परंतु हमारे अंदर हम यदि अपने आप को जिंदगी के अध्येता के रूप में यदि माने, इफ वी कंसिडर आवरसेल्व्स टू बी स्टूडेंट्स ऑफ लाइफ या अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ इटसेल्फ, जिसका एक पक्ष है चैतन्य पक्ष, और जीने के जब आयाम है, जो बता रहा था बौद्धिक, हमारे जो बॉक्सेस हैं वो बेसिकली जीने के आयाम है, आध्यात्मिक, बौद्धिक, व्यवहारिक और भौतिक। तब हमको मानव को मानव के रूप में अध्ययन करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके साथ हम जी नहीं सकते, हम इवॉल्व भी नहीं हो सकते। यू कांट इवॉल्व, और हम सफल भी नहीं हो सकते, यू कांट इवन सक्सीड, बिकॉज उसकी जो बेसिक डिजाइन है ये हमको नहीं पता है। उसके बेसिक डिजाइन को उल्लंघन करके हम उसके साथ अटैचमेंट करने जाएंगे तो मार खाएंगे। वो मार खाना ही संबंध में दुख है। इट्स लाइक नॉट अंडरस्टैंडिंग वाटर एंड ट्राइंग टू लिव विद वाटर, ना। पानी को नहीं समझा, पानी के साथ जीने के नियम को नहीं समझा, तो डूब जाओ। भैया हाँ जी। जैसे अभी दो लाइन पीछे एक बार जाएंगे, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, वो एकदम से कनेक्ट हुई। दो दो लाइन पीछे एक बार आप जाइए। हाँ बोलिए। ये आप जो अपनी बात कह रहे थे भैया जी, थोड़ा सा पीछे जाकर एक बार दोबारा कहिए भैया जी इस बात को, कि संबंध में अगर हम जीने जाएंगे और सामने वाले को नकारते हुए जाएंगे तो फिर टूट जाएंगे, ऐसा आप कहना चाह रहे थे शायद। हाँ हाँ भैया, सामने वाले की मान्यताओं को नकारेंगे तो ऐसा कुछ। हाँ, क्योंकि जब निर्वाह करने जाएंगे तो वो व्यक्ति मान्यता के रूप में ही दिखता है ना, वो परफेक्ट स्टेट पे तो नहीं होगा, और मैं जो सोच रहा हूँ वो हो सकता है उसने ध्यान ही ना दिया हो।
जैसे विश्वास पर जब बात होती है तो सामान्य रूप से बहुत हलचल होती है परिचय शिविर में। जब लाइव होता है लोग बोलते रहने कैसे, हाउ कैन यू ट्रस्ट पीपल यू डोंट नो, लोग ऐसा कर देते हैं वैसे कर देते हैं। वो जितना सब बोलते हैं वो हमारे हमने जो एक्सरसाइज किया था टेबल उसमें है, वो पूरा सामने वाले के योग्यता को लेकर उसके कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर या स्वभाव को आंकने जा रहा है, क्योंकि उससे अधिक उसको दिखता नहीं, क्योंकि उसको खुद का भी बेसिक कैरेक्टर दिखता है। वो अपने सारे गलतियों को माफ करता है, हर आदमी अपने सारे गलतियों को माफ करता है ना, क्षमा कर देता है या भूल जाता है, सामने वाले के गलतियों को ही देखता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो जीवन में बेसिक जो वो है एस्केप करने की, उसको उत्तर मिलता नहीं, तो वो पतली गली पकड़ लेता। पतली गली क्या है? खुद की गलतियों को छोड़ दो, सामने वाले गलतियों को देखते रहना, ये पूरी जिंदगी उसमें निकाल लेगा। तो विश्वास में ये दिखता है कि मुझे यदि अपने स्वभाव पर विश्वास होता है, मेरी मूल चाहना पर विश्वास होता है, जीवन क्रिया के रूप में मैं अपना अध्ययन करके स्वीकार पाता हूँ, तो सामने वाले व्यक्ति में बिल्कुल ऐसे ही जीवन की क्रिया की फैक्ट्री चल रही है, उसमें भी यही कमियां हैं, उसका भी आंसर यही है, ये दिखता है। ये टेबल में वही लिखी है चीज, जो विश्वास का ये टेबल है उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है ये सम्मान के लिए। तो हमारा बेसिक नेचर मतलब हमारा स्वभाव क्या है, ये हमने देखा था बहुत संक्षेप में, आगे जाके इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। धीरता, वीरता और उदारता, steadfastness, generosity and kindness. Every human being wants to be kind, wants to be generous, है ना। किसी को बोल के देखो तुम कंजूस हो, वो नहीं स्वीकारता है, रहेगा कंजूस। बोलेगा मैं कंजूस नहीं हूँ, आपके नजरों में वो कंजूस है, नितांत कंजूस। बोलेगा कहाँ कंजूस हो यार, इतना तो खरीदा, इतना किया, उतना किया, तो उसने जो भी किया सब गिनाएगा। हर आदमी को लगता है वो उदार, हर आदमी को लगता है वो दया भाव में जीता है। हमें कितना दया किया यार, आज उस दिन वो आदमी गिरा था, मैंने उसको उठाया, उसको 10 रुपए दिए, 5 रुपए दिए, है ना। या मैंने उस आदमी पर दया कर दी, उसने गलत व्यवहार किया, मैं उसको मार सकता था, मैंने मारा नहीं, मैंने दया किया। तो अपने दया को वो अलग अलग विधि से ढूंढ के रखा रहता है। तो हमारी अपने बारे में जो सेल्फ इमेज है वो उदारता और दया या जेनरोसिटी और काइंडनेस के साथ ही है। हम अपने बारे में मानते हैं कि मैं बहुत स्टेडी आदमी हूँ, संबंध में बहुत स्टेडी बना रहता हूँ, दुनिया पागल है, दुनिया अस्थिर है। परंतु यदि हम देख सकते हैं कि चाहत के रूप में ये चीजें मुझमें है, तो हमको ये दिखता है कि हर मानव इन्हीं स्वभावों को चाहता है, मूल चाहना उसकी वही। सो द बेसिक नेचर ऑफ एवरी ह्यूमन इज द सेम। हमारी प्रॉपर्टीज या गुण जो है, ये क्वालिटी अलग होती है, स्वभाव एक ही होता है ना, जो मानवीय स्वभाव है जिसको हम चाहते हैं। दोनों ही हमारे अंदर जो अप्राकृतिक जो भी मूल क्वालिटीज हैं, गुण हैं, अननेचुरल टेंडेंसीज, हमारी चिंताओं को हम समाधानित करना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, दुखों से मुक्ति चाहते हैं, उसका समाधान चाहते हैं। और ये क्यों होता है? ये क्योंकि हम अविकसित चेतना, अंडर डेवलप्ड कॉन्शियसनेस में है। हमारी चेतना, भ्रमित का मतलब अविकसित चेतना है, जिसको बोलते हैं 4.5 क्रिया भाषा के रूप में। और उसमें 3 ही तुलन की दृष्टियां दिखेंगी, प्रिय, हित और लाभ। तो ये सेल नंबर या बॉक्स नंबर 3 क्या बताना चाह रहा है कि हमारे में जो भी समस्या है जिसको हम समाधानित करना चाहते हैं, वो समस्याओं का कारण है कि मुझमें केवल प्रिय, हित, लाभ की प्रवृत्ति है, मेरी चेतना का विकास ही नहीं हुआ है। वो मोटे रूप में जिसको 4.5 क्रिया कहते हैं उसी में जी रहा है, इसीलिए मुझमें ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैं नहीं चाहता हूँ समस्याओं को, इस फिर भी मुझ में समस्या है, इसका कारण यही है। तो इससे हम ये निष्कर्ष पर या इस ऑब्जर्वेशन पे आ सकते हैं कि हमारे समस्या तथा उसका कारण एक ही है। So you see, this is a very powerful insight, है ना, into humans, जो हमको ह्यूमन रिलेशनशिप या संबंध में मदद करेगा। इट्स एन एक्सट्रीमली पावरफुल इंसाइट कि हर मानव में समस्या है और उसमें जो समस्याओं का कारण है वो वही कारण है जो मेरे कारण। और यदि मुझ में कोई कारण समस्याएं नहीं है किसी स्तर के, जैसे मैं चोरी नहीं करना चाहता हूँ, डकैती नहीं करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब मैं किसी समय में इससे ऊपर उठ गया।
तो मेरी चेतना की विकास उस पक्ष में हो चुकी है, उस आदमी की चेतना की विकास उस पक्ष में नहीं हो हुई, और वो भी वही चाहता है कि वो वाला पक्ष उससे छूट जाए, मूल में उसका चाहना वही। तो इसलिए हमको पता चलता है कि हमारे समस्या तथा उसके मूल में जो कारण है प्रत्येक मानव का एक ही जैसा है। इसका समाधान क्या होगा? हमको समझ या ज्ञान की आवश्यकता है, विच इज ये सहअस्तित्व का ज्ञान। केवल एक पक्ष के ज्ञान से नहीं होगा, केवल भौतिक ज्ञान से नहीं होने वाला है। विज्ञान उसको प्रयत्न कर चुका है, अभी भी प्रयत्न कर रहा है। केवल वैज्ञानिक शिक्षा से मनुष्य को जीने के सारी चीजें नहीं समझ में आती है। केवल व्यवहार ज्ञान से भी नहीं होता है कि केवल हम काउंसलिंग के सेशंस में जाते रहें और भौतिक वस्तुओं को सोचे ही नहीं। केवल हम बौद्धिकता में ही उलझे रहे, ये ऐसा होता है वैसा होता है, बढ़िया बढ़िया थ्योरी करें और व्यवहार और भौतिक वाले पक्ष को छोड़ दें, या हम तीनों को ही छोड़ दें और आध्यात्मिकता में डूब जाएं। ये दुनिया सब माया है, बड़ा झंझट है, कौन करेगा ये सब, बहुत हेडेक है, इससे अच्छा इसको इससे मुक्ति लो, है ना, ये सब त्याग दो और भाग लो। वो रास्ता मानव के रूप में संतुलित होकर जीने के लिए नहीं। तो मानव के रूप में संतुलित होकर जीने के लिए सहअस्तित्ववादी ज्ञान की आवश्यकता है। इसी का नाम सहअस्तित्व भी है, यहाँ पर हम मान सकते हैं। जो हमने पहले दिन कहा था कि चार पक्षों को हमको समझना पड़ेगा, है ना, एंड द कोएग्जिस्टेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम। वो क्या था? मानव के रूप में स्वयं का अध्ययन हो जाए, मेरा अन्य लोगों के साथ, मनुष्य के साथ संबंध का अध्ययन हो, जिसको हम अभी कर रहे हैं। प्रकृति के साथ मेरा जो संबंध है उसका अध्ययन हो, और पूरे अस्तित्व का क्या स्वरूप है ना, फंडामेंटल नेचर और रियलिटी का क्या स्वरूप है, इसका भी अध्ययन हो, उसमें भी मेरा समाधान चाहिए। ये कैसे होगा? ये विकसित चेतना विधि से होगा। सो द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हैज टू डेवलप। चेतना का जो स्तर है उसका विकास होगा। वो कैसे होगा? समझ से होगा। तो ये जीवन विद्या परिचय शिविर उसका फर्स्ट एंट्रेंस है, ये स्टार्टर भी नहीं, केवल स्टार्टर की गंध आई आप। जीवन विद्या शिविर स्टार्टर आना शेष है, स्टार्टर बुक्स है 12 पुस्तक, उसका अध्ययन है ना, तब हम स्टार्टर में आए। बुक्स को समझने के बाद ध्यान आता है कि मेन कोर्स इतना है अध्ययन के लिए, ठीक है ना। तो ये वाली स्पष्टता यदि हमारे अंदर बनती है, केवल मैं बोल रहा हूँ इसके कारण नहीं है, या मैं बार बार बोल रहा हूँ, या 10 प्रबोधक बोलते हैं इसके कारण नहीं है। आपको ये स्पष्टता जब अपने अंदर होती है तो ये दिखता है कि प्रत्येक मानव का प्रयोजन तथा प्लान फॉर लाइफ इज द सेम, द रेजोल्यूशन ऑफ दोस प्रॉब्लम्स इज द सेम। पांचवा बिंदु क्या है? संभावना के रूप में हमारे अंदर जीवन के स्तर पे चैतन्य इकाई में क्रियाएं, बल तथा शक्ति, जिसको हमने संक्षेप में देखा था, ये निरंतर है, देयर कंटिन्यूअस एंड दे आर प्रेजेंट इन बोथ ऑफ अस। मेरे में भी है, उसमें भी है। ये सारे मूल्य, उसकी अपेक्षा सब मानव में। इसका मतलब सभी मानव में समझने की क्षमता, मूल क्षमता एक ही है। ये भी एक बहुत पावरफुल, इंग्लिश में कहे तो लेवल है, सामान्यकरण का ज्ञान है दो मानव के बीच में। इतने ब्रॉड व्यू में जब हम सामने वाले मानव को देख पाते हैं और ये क्षमता हमारी में बनी रहती है स्वीकृति के रूप में, तो अपने आप हमारा व्यवहार में ये सम्मान का भाव विश्वास सहित आना प्रारंभ हो जाएगा। फिर वो पर्टिकुलर संबंध में कैसे आप उसको जिएंगे या प्रकाशित करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, इसमें भेद रहता है, ठीक। और वो एक लंबा अभ्यास का प्रक्रिया है। तो ये सम्मान का आधार हुआ। बाकी इसमें बहुत सारा विश्लेषण, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। ये बुक तो आपके पास है ही, तो इसको आप पढ़ सकते हो। जिनको इंग्लिश थोड़ा मोड़ा आता है आप पढ़ लोगे, बहुत कठिन भाषा नहीं है इसकी। तो आज के दिन हमारा सम्मान का आधार क्या है? हम एक्चुअली आज भेद करते हैं, उसको सम्मान बोलते हैं, बिकॉज इट इज एक्चुअली डिफरेंशिएशन। सम्मान का आधार क्या है? ये भ्रम का स्वरूप है ना। इंस्टेड ऑफ सम्मान का मतलब लुकिंग एट द सिमिलैरिटी एज द बेसिस फॉर रिस्पेक्ट एंड देन गिविंग रिस्पेक्ट फॉर व्हाट इज सुपीरियर या एक्सेलेंट। अभी क्या हो गया है? बिकॉज मेरे में रिस्पेक्ट है नहीं देने को, आई वांट इट, उल्टा है ना। हम भीख मांग
पावरफुल भाषा क्या उपयोग करते हैं कोई लोग, कुछ लोग भिखमंगे हैं सम्मान सम्मान के लिए। वी आर ऑल वॉकिंग अराउंड विद बेगिंग बॉल्स फॉर रिस्पेक्ट। तो उसके लिए भेद ही करना पड़ेगा, बिकॉज यू वांट इट फ्रॉम आउटसाइड। तो कोई आधार होना चाहिए मेरी श्रेष्ठता का। तो मेरी श्रेष्ठता का ये सब आधार होता है। सामने वाले में भी मैं जो श्रेष्ठता देखता हूँ, ये फिर आधार बनते हैं, ये भेदभाव करने के आधार। तो एक हो गया अपीयरेंस, है ना, या रूप। तो उसमें जैसे महिलाओं का सम्मान करो, पुरुषों का सम्मान करो, है ना। तो पेट्रियार्किकल सोसाइटीज होती है, जो पुरानी मेल सेंट्रिक सोसाइटी होती है, उसमें पुरुष का सम्मान किया जाता है। तो फिर वो मुखिया होता है घर का, अपने मुखियत्व को दिखाने के लिए उसको शारीरिक रूप से भी कुछ करना पड़ता है, बड़े मूछे रखना पड़ता है, सर में कोई टोपी टर्बन पहनने पड़ती है, ठीक है ना। करते हैं ना, मुखिया बहुत बड़ा ऐसे मुछ गोल गोल करके रखते हैं, पुराने पिक्चर में दिखाते हैं, तभी भी गाँवों में कहीं दिखता होगा। फीचर्स या रेस, भाई मंगोलियन रेस को अधिक सम्मान देगा, कोई यूरोपियन रेस को देगा, भारत में भी बोलेंगे ये द्रविड़न है, आर्यन है, फलाना है, वो है। और एज शरीर के आधार पर है, बॉडी के आधार पर। यहाँ पर थोड़ा मैंने सिंपलिस्टिक रखा है उसको स्टूडेंट्स की दृष्टि से। और आयु के अनुसार सम्मान, बड़े लोगों का सम्मान करेंगे, उसको व्यक्त करने के तरीके स्वरूप अलग अलग होता है। जब मैं नॉर्थ इंडिया गया और वहां रहने लग गया, तो मैंने देखा कि जितने भी छोटे लोग हैं सबके पैर छूते हैं बड़े होके। वो कोई आपसे 5 साल भी छोटा है तो वो भी छू रहा है। तो मुझे बड़ा अटपटा लगता था, आज भी थोड़ा लगता ही है। तो मैंने उसका सिंपल फॉर्मूला बनाया, मैंने कहा देखो, एक जनरेशन का फर्क चाहिए, मतलब बाप बेटा संबंध हो तो पैर छूना। तो कोई भी पैर छूने आता है तो मैं उसको एज पूछ लेता हूँ, मेरे एज से 25 में एक जनरेशन मानता हूँ तो -25 करता हूँ। ऐसे मान लीजिए मेरी एज अभी 45 है, तो -25 कर लिया। सो द पर्सन इज 20 एंड बिलो, मैं बोलता हूँ पैर छू, 20 एंड अबव मैं बोलता हूँ सॉरी, परमिशन इज नॉट ग्रांटेड। हमारे यहाँ मतलब अभी तुम्हें महाराष्ट्र कहाँ कहूँ कहना कठिन है, वैसे तो हूँ महाराष्ट्र का ये भी, परंतु साउथ में फिर पैर छूते नहीं है ऐसे, जिसको गुरु गुरु मानते वहां छूते। दूसरा शरीर के आधार पर, दूसरा है बल का सम्मान करना, है ना, या सम्मान हम स्वयं ही मान लेना, या धन का करना, वेल्थ का करना, या पद का करना, या बुद्धि का करना। बुद्धि के आधार पर मान्यता, या संप्रदाय के आधार पर हम करते हैं, इसको बौद्धिकता में रखा है ये मान्यता। जैसे हमारे घर में कुछ वर्षों से भोजन बनाने के लिए कोई लोग आते थे मदद करने के लिए, कि मेरे भाई के विवाह होने के बाद ये बना, ये कस्टम शुरू हुआ हमारे यहाँ, पहले नहीं था। तो मॉर्निंग में एक महिला आती थी मेरे माँ को मदद करने के लिए, कुछ था घर में तब कंडीशन, तो किसी को आना पड़ता था। तो वो महिला हमारी ही जाति की थी, हमारे मंदिर में पुजारी की पत्नी है। तो मेरे माँ उसके साथ जो जैसे खाना बनाने आते हैं तो उनको बोल देते हैं कि ऐसा ऐसा बना दीजिए, तो चले जाते हैं। मेरे माँ से एक भी दिन नहीं बना कि उसको बोल के चले जाए। वो बाध्य थी कि उसके साथ खड़े हो, सब्जी काट के। हमारे घर वाले माँ पे टूट पड़ते रहते थे, तो क्यों घुस रहे हो, है ना, उसको अकेले करने दो, है ना, हम तो सैलरी दे रहे हैं, वो तो काम करने आई है, तुम्हारा आधा काम तुम करोगे तो क्या मतलब है। तो प्रॉब्लम इज माई मदर कैन नॉट सी हर एज अ हेल्प, क्योंकि बिलीफ एक हो गया है, एक ही मठ, एक ही संप्रदाय को मानने वाले, एक ही जाति के हो गए। तो पूरा व्यवहार उनका समानता में बदल गया। और मेरी माँ कई बार उसको नाश्ता बनाकर खिलाती थी उस महिला को, क्योंकि उनको डायबिटीज था। तो वो आती थी तो मेरी माँ जल्दी जल्दी नाश्ता बना देती थी ताकि उसको मैं नाश्ता खिला दूं। ये ड्रामा हमारे घर में चला कई वर्ष। उसके बाद वो शांत हो गया, महिला ही चली गई तो मुक्ति हो गया। तो जो सहयोगी संबंध है उसमें हमारी बहुत सारी मान्यताएं, स्पेशली इंडिया में बहुत ही जटिल है। द कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज सुप्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एंड फैसिनेटिंग। भैया राजस्थान में भी जो हेल्पर आते हैं उनको बुआ बोलना पड़ता है, बुआ या मासी बोलेंगे। और अगर आप बहू हैं तो उसका जो हेल्पर आएगी आपकी, उसका बहुत ही आदर करना पड़ेगा। नहीं तो सास सोचेगी
कि पीहर में नौकर देखे नहीं है, सो यू डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट पीपल। सो हेल्पर को बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है। राजस्थान में तो अभी भी जो खाना बनाती है उसको बुआ बोलेंगे या मासी बोलेंगे, नाम से भी नहीं बुलाते। कोई अलग अलग जगह अलग अलग है। वेस्टर्नाइज सोसाइटीज में जहाँ पर आदमी का बेसिक सम्मान का बढ़ोतरी हो गया है और कास्ट सिस्टम इतना जटिल नहीं है या नहीं के बराबर है, वहां भी कास्ट सिस्टम था या है, परंतु वो व्यवसाय के आधार पर बना। यहाँ व्यवसाय के आधार पर शुरू प्रारंभ हुआ और बाद में वो बर्थ के अनुसार डिसाइड होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ए व्यवसाय। तो अभी आदमी की जाति कुछ होता है, उसका कर्म और ही कुछ होता है, जबकि कर्म ही जाति था पहले भारत में। कर्म के अनुसार जाति का वर्गीकरण किया था, तो एक्चुअली था वो कर्म का वर्गीकरण। So see, it was a classification of different roles that people will play in society. वर्क पे था। हाँ, तो सबने अपना अपना वो कर्म पकड़ लिया, तो उसका जो संतान होता वो भी उसी में जाता था। धीरे धीरे वो ब्लड लाइन जैसे बन गया, जबकि ब्लड में कोई कर्म जाति होता नहीं। ब्लड में तो RH टाइप होता है नहीं। There is nothing. Your caste is not embedded in your blood. There is nothing in the blood. कास्ट सिस्टम अभी भी भैया यहाँ पे गुजरात में बहुत है, बहुत ज्यादा है। गुजरात में तो धरती पहले पूछेंगे आप कौन से जात को। बहुत अजीब लगता है कि आप जात क्यों पूछ रहे हो, बहुत पूछते हैं वहाँ पे। कास्ट सिस्टम पूरे भारत में है, केवल गुजरात में ज्यादा नहीं है, नहीं कई कई जगह कम अधिक है। पूरे सिविल सर्विसेज में है। सिविल सर्विसेज में लोगों को अपना सरनेम कुमार लिखना पड़ता है, नहीं तो प्रमोशन नहीं मिलता, क्योंकि जो प्रमोट करने वाला दूसरे कास्ट का होता है, IAS ऑफिसर। राइट, पता नहीं भैया, थोड़ा बाहर रहे तो पता नहीं चला जाता इतना। तो ये सब बहुत बहुत अधिक चलता है ना। तो ये बहुत डीपली एम्बेडेड है हमारे सम्मान वाले पक्ष को, और जिस वर्ग के हम, सेक्ट के हैं, जिस संप्रदाय के हैं, या हमारी मान्यता के अनुसार है या जाति के अनुसार है, वो यहाँ पर मैंने कास्ट जानबूझकर लिखा नहीं, क्योंकि ये एकेडमिक बुक है, बहुत झंझट क्रिएट करेगा, है ना। वहां पर यदि हम ये सब उछाल लेंगे तो बड़ा मुश्किल है। इट विल बी टचिंग अ वेरी रॉ नर्व। इसलिए उससे यहाँ पर मैंने कास्ट लिखा ही नहीं स्टूडेंट वाले टेक्स्ट बुक में, परंतु रियल लाइफ कास्ट प्लेज अ ह्यूज रोल एंड कंटिन्यूस टू प्ले अ ह्यूज रोल इन इंडियन सोसाइटी। धीरे धीरे इसका विघटन हो रहा है, बट इट इज वेरी स्लो। हमारी पूरी इलेक्शन उस पे बेसिस पे होती है। Who your prime minister is going to be decided on which caste is voted for him and not, या which religion is voted for him and not। तो पूरा सम्मान का तो हमारे लिए यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये तो समाज का अध्ययन हो गया। हमारे अंदर ये क्लासिफिकेशंस और ग्रेडेशंस बने हैं कि नहीं, ये हमारे लिए स्वनिरीक्षण का मुद्दा है। हो सकता है हमारे में भी सूक्ष्म रूप में ये चीजें बनी। तो ये फिर एक एक का इसमें काफी लंबा चौड़ा है। इस बुक में आगे क्या आने वाला है मुझे भी नहीं पता है, लिख के 5 वर्ष हो गए, मैं भूल चुका हूँ। मुझे लगता है भैया हमारे बच्चों में ये नहीं आएगी। अभी जैसे आपकी बेटी इतनी छोटी है, 5 साल की लड़की है, एंड आई हैव आल्सो सन ऑफ 11 इयर्स, तो उसको तो हम लोग ने बताया ही नहीं कास्ट सिस्टम क्या था। दे विल नॉट एबल टू नो इट। हम उनको बताएंगे नहीं तो कैसे वो समझेंगे। वही कुछ समाज से आ जाएगा, बात तो सही है, हम घर पे नहीं रखेंगे। ये जाति सिस्टम घर से ही आता है, दूसरा समाज से आता है, दोनों जगह यदि उसको अधिक दिखता नहीं, इसलिए खत्म हो रहा है अभी धीरे धीरे। क्रॉस कास्ट मैरिज एंड क्रॉस रिलीजियस मैरिज बहुत कॉमन हो गया। फिर शिक्षा जो है वो इज अ बिग लेवलर, है ना। अब हमने यूनिवर्सल या सार्वभौम शिक्षा दी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, सभी के लिए CBSE और स्टेट बोर्ड का सिलेबस एक ही है ना। तो उसमें बड़ा लेवलर है, तो आप जिस क्लासरूम में बैठे हैं आपको पता ही नहीं होता है कि किसका कोर्स का कास्ट क्या है, ध्यान ही नहीं जाता लोगों का उसके प्रति। बाकी जब लोग सोशल थ्योरीज पढ़ते हैं या उसको अध्ययन करने जाते हैं, या समाज की मान्यताओं का अध्ययन करने जाते हैं, या पॉलिटिक्स की बात आती है, तो जब के पता चलता है, उसके पहले नहीं पता चलता है। तो ये अपीयरेंस तो एक तो जेंडर के बेसिस पे रिस्पेक्ट, है ना, महिला पुरुष। दूसरा फीचर्स और रेस के बारे में हमने बात कर ली, आर्यन, द्रविडियन, अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन। आयु के अनुसार ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि कम आयु के लोगों को, स्पेशली घर में भाई बहन छोटों को हम दबा देते हैं, बच्चों को भी दबा देते हैं। दबाना का मतलब कि
to walk over, right? वैसे ही फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल स्ट्रेंथ है ना, मिस्टर यूनिवर्स, मिसेस यूनिवर्स को जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं, मिस्टर यूनिवर्स देखिए वो पूरा मसल से भरा हुआ रहता है, मेरा अभी ध्यान गया। मिसेस यूनिवर्स वैसे बॉडी बिल्डिंग वाली नहीं होती है, वो दूसरी होती है। ये भी जेंडर के बारे में देखिए इतनी बड़ी मान्यता पूरे विश्व में व्यापी है ये। मिस यूनिवर्स, मिसेस बोल दिया मैंने, मिसेस यूनिवर्स भी होते हैं आजकल, विवाह के बाद भी होते हैं। मिस यूनिवर्स इज नॉट अ बॉडी बिल्डर, दे हैव टू शो पॉइज, ब्यूटी, अलग अलग प्रकार का कपड़ा है ना, स्किन टोन, इंटेलिजेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सब चेक करते हैं। वो मिस्टर यूनिवर्स जो होता है केवल ब्रॉन, ओनली मसल, उसको कोई नहीं पूछता है, कोई इंटेलिजेंट क्वेश्चन ही नहीं पूछता बेचारे को। you can be dumb and become मिस्टर यूनिवर्स, पता नहीं, हो सकता होता हो। महिलाओं के लिए बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप अलग होता है। आप सही कह रहे हैं भैया, यहाँ पर औरतों को यहाँ पर भी हर चीज में टेस्ट देना है। शी हैज टू बी ब्यूटीफुल, शी हैज टू बी इंटेलिजेंट, शी हैज टू बी वेरी चार्मिंग, एवरीथिंग। बढ़िया है। तो समाज एक्चुअली सीज विमेन बेटर देन मेन। आदमी को समाज कम से कम मिस्टर यूनिवर्स बेवकूफ मानता है ना, बैल जैसे दिखो तो तुम फर्स्ट आ जाओगी। It is really too much. मिस्टर यूनिवर्स जो है, so this is a nice insight we got today, right? Mr. Universe believes humans to be men to be bell, only brawn, only muscle and no brain, no intelligence. But for women, they have to be a beauty with the brains. हाँ भाई, beauty with brain, इंटेलिजेंस भी चेक होता है। अभी जो मिस यूनिवर्स बनी थी भैया, उसने कितना छोटा सा क्वेश्चन पूछा था एंड शी वन कि आप क्या संदेश देना चाहती, देन शी सेड कि कहीं किसी के घर में भी अगर एक ट्यूबलाइट जल रही हो तो प्लीज जाके उसे बंद कर दो अगर वो काम नहीं आ रही है। तो आई थिंक दैट वाज द फाइनल आंसर शी गॉट। सिंपल सा क्वेश्चन था बट शी वाज टेस्टेड एज ए इंटेलिजेंट लेडी। इसका मतलब बाकी लोगों को उतना भी नहीं समझ में आता है। हाँ, ऐसा किसी ने आंसर दिया ही नहीं, इसका मतलब यही हुआ। आई डिडंट सी फुल, लेकिन मैंने अपने इंडियन का सुना था इसका इंटरव्यू। नेक्स्ट वाला है धन। तो समाज में देखिए, और ये बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है हमारे बच्चों के लिए। कोई कुछ माँ बाप बोलते होंगे बच्चों को पैसा कमाओ, और पैसा बच्चों के साइकी में, खोपड़ी में, मानसिकता में घुस जाता है। 14, 15, 16 साल, 16 वर्ष होते होते घुस जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा समाज धनाढ्य आदमी को सर के ऊपर रख के नाचता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका सम्मान ना किया जाए, भाई विजनरी है, बहुत मेहनत किया, यदि चोरी से नहीं किया हो। हालांकि बड़े कंपनी, कॉर्पोरेशन और बड़े बिजनेसेस चलाने के लिए थोड़ा झूठ, फर्जीबाड़ी, कुछ यू कांट बी एथिकल and be living with बौद्धिक मूल्य and समाज मूल्य and we do all that, है ना। बिजनेस में जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं, एथिक्स, सारे बिजनेसेस का कुछ एथिक्स है ना। फिर कुछ कॉर्पोरेट एथिक्स हैं जो द लॉ ऑफ द लैंड विल बी होल्ड। तो उसको यदि आपने जैसे अकाउंटिंग में फ्रॉड किया तो आप जेल जाओगे। बट देयर आर एक्सेप्टेड वेज टू डू दैट, जो सारे बिजनेस में चलता है, उसको करते हुए लोग करते हैं। तो इनको फिर हाईलाइट करती है समाज। तो पेपरों में फर्स्ट पेज में आता है, हर पेपर में बिजनेस का सेक्शन होता है, उसमें वर्ल्ड रिचेस्ट मैन, सेकंड रिचेस्ट मैन, थर्ड रिचेस्ट मैन। फिर आप मैगजीन्स ले लो तो कुछ मैगजीन्स जो है बॉडी बिल्डिंग वाले दिखते हैं, है ना, कुछ जो है ब्यूटी वाले दिखते हैं, कुछ काल्पनिक मैगजीन्स होते हैं, बॉलीवुड वाले, मुझे याद है ये सब, मैं अपना 20-25 साल पुराना स्मरण ला के बता रहा हूँ, है ना। क्या नाम था, फिल्म फेयर, सिनेमा, सिनेमा कुछ, है ना। काल्पनिक दुनिया, एक्टिंग का मतलब वो आदमी सच्चा नहीं है, ही इज एक्टिंग ऑल द टाइम। उसको समाज एक बड़े कद पे रख के बता रहे। तो ये समाज की भी मानसिकता दिखा रही है कि समाज का स्तर क्या है, व्हाट इज सोसाइटी कंसिडरिंग एज इम्पोर्टेंट इन जनरल, और वन क्लास ऑफ सोसाइटी। फिर बिजनेस इंडिया, बिजनेस इनसाइडर, वो पूरा केवल पैसे के बारे में बात करता है। तो हमारे बच्चे 10, 12, 14, 16 वर्ष के आयु के हो जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता।
जैसे मेरे माँ बाप को पता ही नहीं चला, मैं ये बिजनेस इनसाइडर बिजनेस हमारा क्लासमेट था दिखाता था, मैं भी पढ़ने लग गया। संयोग से मेरे खोपड़ी में कभी आया ही नहीं कि मैं बहुत पैसा कमाऊं या मैं वैसा बन जाऊं, है ना। मैं 1-2 दिन उसके साथ प्रयत्न किया, फिर मैंने छोड़ दी, बोला मेरी बस की बात नहीं है ये सब स्टॉक मार्केट करके बड़ा होना, ये सब होना। कॉलेज टाइम से वो लड़का करता था, अभी मैं उसको मिला रिसेंटली, अभी ब्रिटेन में सेटल डाउन हो गया है। हमारा क्लासमेट, हम दोनों साथ में 12th में पढ़ाई करते थे। That is amazing, Shriram भैया। आप इतने young थे and you were not fascinated by that. It's really amazing to know. नहीं नहीं, फैसिनेटेड बाय दैट, मुझे लगा मेरी योग्यता नहीं है, मेरी बस की नहीं बात नहीं, ऐसा नहीं हुआ। It should no. उसके लिए भी You are अकल चाहिए, very gentle to accept it. कौन करेगा इतना, है ना। नहीं बाकी नहीं। है पद। सो पद जो है सम्मान का आधार हो जाता है। तो ये समाज में एक सभ्यता के रूप में दिखता है। जैसे आज के दिन भाई यदि प्रधानमंत्री आ रहे तो कुछ सम्मान करना ही पड़ेगा, उस समय की जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स है। परंतु मानव के अर्थ में, एब्सोल्यूट सेंस में, यदि हम यथार्थता का यदि अध्ययन करेंगे तो वो पद किसी अधिकार के साथ आता है। जैसे प्रधानमंत्री का पद का कोई अधिकार है, साथ में कोई जिम्मेदारी भी है। तो उस पद को वो व्यक्ति कितना ईमानदारी तथा निपुणता कुशलता पूर्वक निभा पाया, उसका सम्मान करना चाहिए कि भाई बहुत सिंसियरली उन्होंने उसको निभाया, तो उसका सम्मान होना चाहिए। उस सम्मान व्यक्त करने का कोई विधि हो सकता है। अब हो सकता है गुलाब दे दें, कोई कोई हो सकता है गुलाब की जगह गुलकंद दे दें, है ना, ज्यादा उपयोगी, अधिक उपयोगी। हमारे गुरुजी को एक बार हम लोग कानपुर गए थे, तो किसी ने बहुत बड़ी गुलाब की माला पहना दी, है ना। हम लोग कानपुर गए थे, मैं भी साथ में था नागराज जी के साथ। हम लोग गाड़ी से वापस आए तो रूम कमरे में हम लोग अंदर गए, तो मैंने वो गुलाब का माला निकाल के उसको रखा, पता नहीं, तो उन्होंने कहा कि उसको सुखा दो। मैंने कहा आप क्या करोगे? बोले नहीं, वो गुलाब अच्छे क्वालिटी के, उसके बाद में मैं खा लूंगा, है ना, शरीर के अच्छा। मैं पहला आदमी देखा जिसको सम्मान के लिए माला पहनाया, उसको सुखा के खा लिया उसको उस आदमी ने। उन्होंने उसको सुखा के खा, Appreciation. उसकी उपयोगिता। So just imagine उपयोगिता। if politicians had to do that, they would be drying so many flowers and trying to eat them up. इतना Just मोटा, doing it. इतना मोटा मोटा सर पहनाते हैं, वो पूरा वजन से एकदम गिर ही जाएगा, इतना मोटा पहनाते हैं ना। It means वो कितना सम्मान करते थे हर एक चीज का। हाँ वो तो है। तो ये फिर समाज में भी दिखता है, और जाने अनजाने में जो जिन लोगों के संतान है, जाने अनजाने में वो 16 की एज में ये वाली चीज आती है, मनी एंड पोजीशन। लुक्स जो है पहले से आ जाता है, लड़कियों में 13 के बाद तो भयंकर रूप से आ जाता है, प्यूबर्टी के बाद। आज के दिन तो बड़ा इसका एक इट्स अ रेज, है ना। सो यू हैव टू फिगर आउट हाउ टू डील विद इट एंड वॉच आउट फॉर इट। लड़कों में थोड़ा धीमे से आता है, 16-17 में आता है, और कुछ लड़कों में अधिक होता है। जनरली लड़कों में कम रहता है कपड़ों का। आजकल मुझे नहीं पता, हमारे टाइम पे कम ही था। जॉब पहुंचते पहुंचते थोड़ा कपड़े उपड़े का हो गया, बट मैं जब कॉलेज वॉलेज गया 95 to 99 के बीच में, कपड़ों का इतना महत्व नहीं था लड़कों के बीच। अब हो सकता है बदल गया हो या परिवर्तित हो गया। और वैसे ही सम्मान का एक आधार आज के दिन इंटेलेक्ट या बुद्धि होती है। बुद्धि के आधार पर एक तो मान्यता, तो कौन किस चीज को मानता है उसके अनुसार हमारा सम्मान। एक लाइव एग्जांपल क्या है, किसी ने जीवन विद्या शिविर किया है तो हम उसको बहुत सम्मान करते हैं, वो नहीं किया तो उसका सम्मान नहीं है। तो जीवन विद्या का प्रबोधन करता है तो और ज्यादा सम्मान, सब लोग उठ जाते हैं, तालियां बजाते हैं। तो जो जिस व्यक्ति को मिल रहा है उसको सतर्क रहना पड़ता है, कहीं मैं इससे मेरी वो तो ना हो जाए, भ्रम में तो नहीं आ जाओ, लोग इतना ताली बजा रहे हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जैसे ये वीडियो हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे पोस्ट हो रहा है। If I try to go to YouTube every alternate day and see how many views came, कितने लोगों ने लाइक्स किया, मैं फंस जाऊंगा। तो इंटेलेक्ट के आधार पर हम समान अपेक्षा भी करते हैं, और वो गलत नहीं है, अच्छा काम के लिए अच्छा लगता है when somebody
प्रेजेस इट या किसी ने उसको रिकॉग्नाइज किया सही मूल्यांकन करने से, परंतु यदि वो ऑब्सेशन बन जाता है स्वयं के लिए या दूसरों में ये देखने का ऑब्सेशन बन जाता है तो ये दिक्कत, तो वो अधिमूल्यन की तरफ जाता है। तो लोग जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीव्स को फॉलो करते हैं, यहाँ पर लिखा है कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, एग्नोस्टिक, है ना, जिसको किसी चीज से मतलब नहीं, थीइस्ट, रिलीजियस आदमी उसको थीइस्ट बोलते हैं। फिर ये जो सहस्त्र तो आपको वो करता है वो कोएग्जिस्टेंशियलिस्ट कहलाएगा। तो कोई जीवन विद्या का आदमी आ गया तो जीवन विद्या वाला आ गया, ऐसा भाषा उपयोग करता तो उसकी आइडेंटिटी हो जाता है, जबकि जीवन विद्या इज अ मीन्स टू अंडरस्टैंड रियलिटी, यथार्थ। हाँ, ये हो सकता है कि कोई इन बातों को सुना हो तो उनमें भी मानसिकता में कोई परिवर्तन हुई हो तो हमारे लिए इंटरेस्टिंग कोई चर्चा हो सकती है, नहीं तो हम नहीं कर पाते। या हो सकता है हमारे लिए सीखने समझने के लिए कोई विशेष कोई ध्यान आकर्षण मिले या कोई योजना बनती है ऐसे लोगों के साथ। जैसे पूना में वापस आया तो यहाँ 2-3 लोग जो पहले से परिचय शिविर किए हैं उनसे मेरा संपर्क हुआ, वो लोग खुद ही कुछ पहचाने, कुछ मेरे संपर्क में वैसे ही आ गए, तो मेरा उनके प्रति अभी संपर्क बना हुआ है। क्योंकि एक बेसिक एक विश्वास है कि ये विश्वास सम्मान पूर्वक कुछ तो है, पैसे से ऊपर उठ के कुछ तो सोच रहा है, शिक्षा के लिए कुछ तो सोच रहा है, इसके अंदर कुछ तो परिवर्तन हुआ है ऐसा लगता है ऐसे लोगों के साथ। तो इनके साथ हमारा तालमेल, बौद्धिक तालमेल बड़े आसानी से या अधिक आसानी से बनता है, अधिक सुलभ से बनता है। इनके साथ कुछ कार्यक्रम भी बन सकती है, आगे कुछ शिविर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ सार्थकता की ओर हम दिशा रख सकते हैं, है ना। परंतु हाँ, सॉरी, ये एग्नोस्टिक जो है, ये व्हाट दे विल थिंक अबाउट जीवन विद्या, वो कैसे? वो एग्नोस्टिक एक्चुअली उसको बोलते हैं जो एथिस्ट। हाँ, एथियस्ट को एग्नोस्टिक बोलते हैं। मैंने एथियस्ट यहाँ पर इसलिए लिखा है, ये स्टूडेंट्स के लिए है, सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू रिलीजियस टसल। एग्नोस्टिक का मतलब somebody who doesn't care about a particular position, तटस्थ है वो, so he can be agnostic towards capitalism or socialism or communism or religion or any ism। so यदि आप बोलेंगे जीवन विद्या है तो उसको लगेगा ये भी एक सेक्ट है, ये एक रिलीजन है ना, तो वो एग्नोस्टिक है। वो बोलता नहीं यार, मेरे को कोई सेक्ट वगैरह कुछ जाना ही नहीं, ये सांप्रदायिकता में ही जाती है। धीरे धीरे फिर तुम उन्हीं लोगों के साथ उठे बैठोगे जो मानवहार दर्शन घर पे रखता है, जिसने जीवन विद्या शिविर किया, तो तुम्हारी एक अलग दुनिया बन जाती है ना। तो ये जो आइडेंटिटी है, इट इज अ आइडेंटिटी इज गुड फॉर आइडेंटिफिकेशन। नामकरण जो है किसी विचारधारा का, इट इज गुड फॉर आइडेंटिफिकेशन, नहीं तो उसको पुकारेंगे कैसे, कुछ तो नाम देना पड़ेगा। बट व्हेन आइडेंटिफिकेशन बिकम्स द बेसिस फॉर आइडेंटिटी या आइडेंटिफाइंग अदर्स, ये प्रॉब्लम में चले जाते हैं। फिर कम्युनिस्ट के साथ ही बात करेगा, आर्ट ऑफ लिविंग वाला आर्ट ऑफ लिविंग वाले के साथ ही व्यवहार करेगा। हाल में किसी से मिलने गया था पूना में, आगे जाके एक आश्रम, माने आश्रम ही है वो, कुछ विचार का एक नाम है, मैं नहीं भूलूंगा, खुशी रहने की कोई एक है ना, कोई मूवमेंट है, लेट अस कॉल इट दैट। तो मेरे साथ वाला कोई बता रहा था कि एक बार उसके साथ ये हुआ, ये खुशी रहने वाले है ना, खुश विचार ऐसा नाम है उसका कुछ। वो पैदल जा रहा था, उसको उसके पास गाड़ी नहीं थी, काफी दूर आगे जाना था उसको, तो एक गाड़ी जा रही थी और गाड़ी रुकी, उसमें 3 लोग थे। तो उसको लगा कि बढ़िया लिफ्ट मिलेगा, तो ये दर्शन वर्शन का अध्ययन करता है आदमी। तो उसने कहा मुझे वहां तक जाना है। तो उन्होंने पहले पूछा तुम उस वाले ग्रुप के हो क्या, खुश, है ना, मतलब खुश विचार वाले ग्रुप के। इसने कहा नहीं। बोला नहीं नहीं, फिर हम तुमको नहीं ले जा सकते, वो लोग चलेंगे। और मजेदार बात सुनिए, मेरे साथ नारगोल में जो रूममेट थी, एंड she says she was about to dating somebody, तो कहती है मुझे शादी तो करनी है लेकिन आई हैव टू मेक श्योर कि ये जीवन विद्या इसको अटेंड करना ही पड़ेगा, परिचय शिविर। मैं तो बात सुन, तूने पहले तो नहीं सोचा ये सब बातें, कहते अब सोच रही हूँ और अब मैं उसको फोर्स करूंगी। मैंने कहा फिर तेरी सगाई भी टूट जाएगी, डोंट फोर्स हिम कि वो शादी से पहले जीवन विद्या सुने ही सुने। आप सही कह रहे हैं, एक तरह की वो बिलोंगिंग फीलिंग आ जाती है, एक सेक्ट बन जाता है, अनजाने में भी बन जाता होगा मे बी।
तो ये हमारे लिए भी बचने का एक ये, एंड ऑफ कोर्स समाज में जो हो रहा है उसका भी हम अध्ययन करें, और हमारे अंदर ऐसे कोई प्रवृत्ति है कि नहीं, बिकॉज फाइनली ये हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, साथ में हम ही समाज को देख रहे हैं। हमारे अंदर जो दृष्टि है वही हमको बाहर दिखेगी, समाज में ऐसी दिखती है। तो और सेक्ट का मतलब क्या है? संप्रदाय। तो प्रत्येक व्यक्ति किसी रिलीजन में जन्म लेता है, तो अपने ही सिस्टम के लोगों को हम सम्मान देते हैं, दूसरे सिस्टम के लोगों को सम्मान नहीं देते। तो हमने ये देखा कि ये इस प्रकार के जो भेद है, डिफरेंशिएशन है, इसके कारण कई प्रकार के प्रॉब्लम्स हो जाती है, और यही सारा जो आगे जाके डेमोन्स्ट्रेशन और आंदोलन का स्वरूप ले लेता है। तो बौद्ध वालों का एक आंदोलन है, फलाने धर्म का एक आंदोलन है, फलाने संप्रदाय का आंदोलन है, फलाने जाति का एक आंदोलन है ना। अभी पेपरों में कहीं आया था, कोई आदमी लिखा था, वो लिखा हुआ को मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसा बोल रहा, ऐसा नहीं बोलूंगा, कि वो पहले हर आदमी ऊंचे जाति का होना चाह रहा था, फिर जैसे ही रिजर्वेशन आई, अब संप्रदाय ये प्रूव करने में लगा ही कि मैं बैकवर्ड हूँ, ताकि उसको नौकरी और शिक्षा में उसको रिजर्वेशन मिले। तो इसे दिखता है कि भारत में यही हो रहा है ना, आंदोलन चल रहा है। यहाँ का सबसे जो पावरफुल कम्युनिटी है 3 वर्ष से आंदोलन में लगा है कि हम लोग भी पिछड़े हैं ताकि रिजर्वेशन मिले। तो पेट भरने के लिए सब आदमी पिछड़ा होने के लिए तैयार है, या शिक्षा में प्रवेश मिलने के लिए। तो भारत की सोसाइटी इसके कारण बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, शिक्षा में, जॉब्स में। वैसे ही वुमेन्स मूवमेंट दिखता है ना। फिर वुमेन्स डे है, आजकल लोगों ने मेंस डे भी बना लिया। फिर रेस के अनुसार है, व्हाइट एंड ब्लैक का विदेश में बहुत है। हमारे यहाँ भी बहू आती है तो रंगी देखते हैं गोरी है कि नहीं। हमारे एक मित्र हैं, वो बता रहे थे कि अंग्रेज जब पहली बार भारत आए थे तो लोगों को लगा, उनको एक रोग हो गया, जो चर्म का रोग होता है, जिसमें सफेद सफेद दाग बन जाते हैं। तो कोई उनको छूने को तैयार नहीं था, उनको डर लगता था कि ये वाली चीज उनमें आ जाएगी। फिर उनकी बौद्धिकता और एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों ने सुपीरियर पाया। साथ में वेपन्स है ना, बंदूकें लेकर आए। वो बंदूकें पहले भी थी मुगल जमाने से, परंतु उससे सुपीरियर वाले वेपन्स लेकर आए। एडमिनिस्ट्रेशन उनका भयंकर था। धीरे धीरे वो श्रेष्ठता के पात्र हो गए। फिर उनके भाषा को हमने श्रेष्ठ माना। देखिए, इसको सबको इंग्लिश में लिखना पड़ा क्योंकि पूरी इंडियन एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजी में है। फिर उनके कपड़ों को श्रेष्ठ माना, फिर उनकी संस्कृति को भी श्रेष्ठ माना। तो हम टेबल पर बैठकर खाएंगे, चम्मच से खाएंगे। अब काफी भारतीयों का यहाँ पर पहुंच गया कि बिना चम्मच का वो खा ही नहीं सकता। फिर उनके मूवीज को श्रेष्ठ माना, उनके भोजन को भी श्रेष्ठ माना। तो ब्रेड और बटर हमारे घरों में घुस गया। उनके पेय को श्रेष्ठ माना। तो बोलते हैं चाय, भारत में चाय पीने की आदत डलवाना पड़ा उनको, क्योंकि इतनी सारी चाय हो रही थी, खरीदने का आदमी नहीं था। तो बोलते थे कि वो हर चौपाल में लोग उनको फ्री में चाय पिलाते थे, और उनको पता था कि एडिक्टिव है, धीरे धीरे उसको अच्छा लगेगा और पी लेगा। टी इज अ स्लाइटली एडिक्टिव ड्रिंक। सो नाउ चाय सीम्स टू बी लाइक एन इंडियन प्रोडक्ट, राइट। तो धीरे धीरे ये जो श्रेष्ठता का जो हमारे अंदर एक चीज बैठ गई आम जनता में, ये हमको कहाँ तक ले गया। देखिए, हमारी पूरी संस्कृति, शिक्षा का सिस्टम, हमारा भाषा, हमारा संविधान है ना, हमारे कपड़े, सब बदल दिया उसने। हम अपने कपड़े भी नहीं पहन पाते हैं, हम हमारा भाषा भी नहीं बोल पाते हैं, हमारी शिक्षा और भाषा में मिलती नहीं, हम उसमें पीएचडी लिख नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, राइट। और यहाँ तक आ गया कि अभी जो भी ठीक ठाक आदमी पढ़ता है, पहले यही सोचता है यहाँ से कैसे भागो, जो सिटीज में कम से कम पढ़ते हैं। मेरे जितना क्लासमेट है, लगभग आई थिंक 75 to 80% ऑफ माय स्कूल बैचमेट्स आर ओवरसीज, एटलीस्ट 80%। 120 की बैच थी मेरी, लगभग 100 बाहर। एक वॉलमार्ट का CIO बन गया है। वॉलमार्ट बहुत बड़ी कंपनी है यूएस में, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बन गया है।
And you chose to be here in Jeevan Vidya. That is amazing, Shivam. You are such a young man to renounce all these things and choose to be in India. नहीं, मैं तो रिनाउंस कुछ नहीं किया, मुझे जरूरत नहीं पड़ी इसलिए मैं गया नहीं. I haven't renounced. I should be honest. रिनाउंस तब कहेंगे when you want something and you let it go, तब रिनाउंसिएशन की बात आएगी ना. But you didn't want even. हाँ, मेरे को सूझा ही नहीं तो नहीं किया, तो रिनाउंस नहीं बोल सकते. सूझा ही नहीं, ये अच्छी बात है. हाँ, तो फिर रिनाउंसिएशन तब है कि हमको फोन बड़ा अच्छा लगता है और हमने फोन को त्याग दिया, तो वो रिनाउंसिएशन कहलाएगा. You want something and you let go of it for a greater good. But sometimes the decision is so clear कि आपको रिनाउंस कुछ करना नहीं है. तो इसकी इम्पैक्ट हमको आज तक दिखती है ना. So and there are things that are superior in the West. For example, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और general cleanliness, civic sense, honesty in civil and public life, they're all superior. So we should be क्या कहें balanced in our evaluation. नहीं, भारत में सारा प्रॉब्लम है. civic sense कम है, सिग्नल तोड़ना, कचरा फेंकना. civic life में honesty बहुत कम है, sincerity बहुत कम है, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कम लोग काम करना चाहते हैं, प्लानिंग एंड विजन बहुत कम है. हम रोड बनाते हैं 5 साल 10 वर्ष में भर जाता है, हम ब्रिज बनाते हैं 10 साल में तोड़ना पड़ता है. उसमें बेईमानी कर देते हैं ना भैया, बेईमानी कर देते हैं ना. विजन, हाँ बेईमानी है, विजन भी नहीं है. देखिए चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, मद्रास रेलवे स्टेशन 2022 में 150 वर्ष बाद आज के ट्रेन ट्रैफिक तथा लोगों के ट्रैफिक का लोड ले पा रहा है. So 140 years old, उस समय कितना रेल ट्रैफिक रहा होगा. 4 तो रेलवे लाइन थी भारत में. बनाते समय इतना बड़ा सोचा अंग्रेज ने. भारतीय आदमी फॉर सम रीजन सिविक प्लानिंग में बड़ा सोच नहीं पाता है. मैं जब छोटा था, मेरे सामने पुणे का एक बाईपास रोड बना ताकि जो हाईवे बॉम्बे से मद्रास का जो हाईवे पुणे थ्रू जाती है, वो हमारे आंखों के सामने भर गया, उसमें जैम लगती है. ये 25 वर्ष नहीं हुआ उसको बनी, 30 वर्ष हुआ होगा. उस समय जमीन, वो कोई घर वर कुछ नहीं था. इट वाज इजी टू गेट लैंड. अब पूरे हाईवे पे बिल्डिंग बन गया और वो रहा 2 लेन का हाईवे या 4 लेन जो भी. राइट. तो ये वाली चीजें सब. तो सो रिस्पेक्ट का मतलब है कि जो श्रेष्ठ चीजें हैं उसको हम पहचाने, परंतु एक बेसिक जो भाव है मनुष्य के प्रति, उसका भी सम्मान हमारा बना रहे. एज के आधार पर भी होता है और वेल्थ मतलब इसके आधार पर भी होता है, और पोजीशन के आधार पर भी हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं. तो वेल्थ के आधार पर जो होता है, इसके जब हम अपमान करते हैं तो लार्ज स्केल वॉर्स भी होता है. राइट. जैसे अभी रशिया ने यूक्रेन को दबा दिया, क्यों? भाई उसकी सुरक्षा के लिए. अमेरिका ने कुछ शरारत की तथा गैस के लिए. तो वेल्थ के लिए एक्सपेंशनिस्ट चीजें हो जाती है. अब देखिए, लोग जो एनालिस्ट होते हैं, हमारे घर में एक ही पेपर आता है, मैं 8-10 मिनट में उसको पढ़ लेता हूँ, देख लेता, स्कैन करता हूँ. एनालिस्ट का ये कहना है कि अभी व्लादिमीर पुतिन सम्मान के लिए रुका हुआ है. ही नीड्स अ फेस सेविंग वे टू गेट आउट ऑफ द वॉर. तो तब तक झगड़ता रहेगा, तब तक मारकूट करता रहेगा, लोगों को मारता रहेगा, जब तक वो वाली कंडीशन उभर कर नहीं आए. और वो कंडीशन ये थी कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट को या तो जान से मार देंगे या वो भाग जाएगा. दोनों ही नहीं हुआ. राइट. दोनों अपने अपने सम्मान को पकड़ के बैठा है वो, और एक पूरी कंट्री को वॉर के लिए बाध्य करके बैठा है. तो इससे ये भी दिखता है कि समाज के जो बड़े बड़े जो चीजें मूव कर रही हैं, उसके मूल में मानव में बहुत छोटी सी एक अपेक्षा है सम्मान की. मन वृत्ति चित्त में मन में अपेक्षा है सम्मान की. उसका चित्रण आदमी बड़ा करके रखा रहता है. तो हमारे लिए ये सोचने का मुद्दा है कि समाज में जो हो रहा है उसका हम सटीक मूल्यांकन कर पाए, और साथ में हमारे अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति है कि नहीं, इसको हम जांचें. 7:31 हो गया, तो we'll just quickly go through the rest of it. फिर ये पद के आधार पर, तो यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन इज इनफ, इज कमिंग फर्स्ट रियली वर्थ डाइंग फॉर, है ना.
because students who end up entering top-notch institutes end up suiciding, depression, एग्जाम का पास करना, अच्छा रैंक आना। हमारे बच्चों के पीछे हम पड़े रहते हैं कि एक बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, ये जो कंपैरेटिव जो एक स्ट्रेस डाल देता बच्चे पे, बचपन से ही उसको ट्रेनिंग करा देता है उस चीज का। तो ये समाज में व्याप्त है, इसकी दुष्प्रभाव भी व्याप्त है। तो हमारे अंदर ऐसी प्रवृत्ति हो, हमारे बच्चों में ना आ जाए, यहाँ तक तो हम सुनिश्चित कर सकते हैं। समाज में जो होगा वो शिक्षा विधि से ही होगा। तो संयोग से इससे बेस्ट एक कोर्स अभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में थोड़ा सा कुछ लोगों ने, कानपुर के लोगों ने कुछ प्रयत्न करके कुछ लगाया, देखिए उसका क्या प्रभाव होता है स्टूडेंट्स पे। what they have tried, क्या उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है? जैसे ये जीवन विद्या शिविर का एक लगभग 50% वो एक इंग्लिश टेक्स्ट बुक के रूप में ह्यूमन वैल्यूज के नाम से एक वो किया है, एक कोर्स लागू हुआ। ये भैया राजस्थान में भी सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में कंपल्सरी सब्जेक्ट है, यू हैव टू ह्यूमन वैल्यूज। या हालांकि ये वैल्यूज बहुत डिफरेंट है जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो उसमें बहुत वो ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज ही पढ़ाते हैं। हाँ नहीं, वहां पर ह्यूमन वैल्यूज के नाम से यही 30 मूल्य, विश्वास, सम्मान, स्नेह और इसी विधि से रखने का प्रयत्न किया है। इट्स ऑल वेरी स्मॉल बेबी स्टेप्स। ये पुस्तक वन ऑफ द इंस्टीट्यूट, मैं भी भैया इसी में काम कर रही थी जयपुर में, ह्यूमन वैल्यूज पढ़ाती थी वहाँ पे, बट विच इज वेरी डिफरेंट। यहाँ आके लगा तो शर्म आने लगी कि क्या पढ़ा है। खुद भी को शर्म आई कि ये मैं आई विश पहले ये सब चीजों की नॉलेज होती। ये पुस्तक उसी कोर्स के लिए लिखी गई थी। अब कोविड खत्म हो गया, कोई पब्लिशर में भी ढूंढूंगा, सोचूंगा कुछ। चलिए, तो आई थिंक we'll stop today। 7:35 हो गया है। Yes, please. हो गया Thank you. Yeah, हम नेक्स्ट वीकेंड। हाँ, जी, थैंक यू। और रिकॉर्डिंग आ जाती तो then we can very easily listen afterwards also. Thank you so much. Thank you भैया, thank you. Good night. ठीक है, गुड नाइट। Thank you all of you. Namaste. नमस्ते, बाय।